गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है आईएफओएस। आज ही शुरू होके मोस्टली आज ही खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब काफी इजी चैप्टर है, थोड़ा सा नहीं, बहुत इजी चैप्टर है और बड़े आसान से हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जैसे कि नाम में लिखा है भैया, इस हेड में वो इनकम आती है जो किसी और हेड में नहीं जाती। मतलब इसकी टैक्सेबिलिटी की कंडीशन ये है कि अगर आपकी इनकम है वो टैक्सेबल है, इनकम है टैक्सेबल है, प्लस किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं है। इनकम है टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट नहीं है, एग्जम्प्ट रही तो आईएफओएस में नहीं आएंगी। इनकम है टैक्सेबल है, प्लस किसी और हेड के चार्जिंग सेक्शन में वो आती नहीं है तो वो आईएफओएस में जाएगी। ठीक है, तो कौन सी इनकम जनरली आईएफओएस में आती है यहां डाल रखा है। और एक इसके अंदर अमेंडमेंट आया हुआ है ऑनलाइन गेम्स का। बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट है, कुछ ज्यादा खास की बात है नहीं। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट्स है वो मैंने लाल कलर में दे रखी है, आपको हो जाएगा। डिटेल के अंदर इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, चलो कौन सी इनकम जनरली आईएफओएस में आती है। पहला है रेंट फ्रॉम वैकेंट पीस ऑफ लैंड, या ग्राउंड रेंट कहते हैं इसको। रेंट फ्रॉम वैकेंट पीस ऑफ लैंड, खाली जमीन है, बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग रही तो बिल्डिंग का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, बट खाली जमीन का रेंट कहाँ आता है? आईएफओएस में। सेकंड है इनकम टैक्स रिफंड पे का इंटरेस्ट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। देखो, इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज, जो इनकम टैक्स हम पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पेड, इसका हमको डिडक्शन नहीं मिलता। इनकम टैक्स पेड का डिडक्शन नहीं मिलता। तो अगर पीएनएल के साइड में इनकम टैक्स को अगर आपने डेबिट कर रखा है तो उसको एड बैक करना है। उसको क्या करना है? एड बैक। ये पीजीबीपी का है। सेकंड, इनकम टैक्स पे अगर आपको रिफंड मिला तो ये नॉट टैक्सेबल है। इनकम टैक्स का रिफंड टैक्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने इनकम टैक्स पे करा था तो हमको डिडक्शन दी थी क्या? नहीं। तो जब रिफंड आ रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। ये दो पॉइंट्स पीजीबीपी के। बट तीसरा चीज, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, अगर इनकम टैक्स के रिफंड के ऊपर आपको मिल रहा है भैया इंटरेस्ट, तो ये आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। देखो सिंपल चीज है, इनकम टैक्स जो हम पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये पर्सनल टैक्स है, इसमें हमको डिडक्शन नहीं मिलता। तो जब इनकम टैक्स का रिफंड आता है किसी को, वो टैक्सेबल नहीं होता है किसी भी हेड में। बट इस रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिलता है, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है आईएफओएस के अंदर। 90% बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन खा जाते हैं, अरे इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल नहीं है तो इंटरेस्ट काय को है। अरे भैया, इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिला था तो जो रिफंड मिला है वो टैक्सेबल नहीं होगा। बट वो रिफंड भी जो इंटरेस्ट मिला है वो आपकी इनकम है और वो आईएफओएस में टैक्सेबल होंगी, क्योंकि किसी भी चार हेड में से ये टैक्सेबल नहीं होती है। एम आई क्लियर? यस। गुड इवनिंग एवरीवन। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। थर्ड, कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग इनकम, जैसे लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेम्स, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, पजल्स, क्विजेस, जो भी इनकम हो रही है कैजुअल इनकम है। इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और ये नॉन रिकरिंग है, मतलब हर बार लॉटरी नहीं लगने वाली। ठीक है, इस बार एक नया ये आया हुआ है, नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। वैसे तो विनिंग लिखा है, बट ये नेट मैंने अलग से सेक्शन में से निकाल के डाल दिया कि विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स में जो नेट विनिंग होती है वो आपके हाथों में टैक्सेबल हो जाती है। ऑनलाइन गेम्स, जो भी ऑनलाइन गेम आप खेल रहे हो उसको इस पॉइंट के वजह से टैक्सेबिलिटी के अंदर लेके आ गया, स्पेसिफिकली लिख दिया है। अभी इसमें कोई डिस्कशन का मैटर ही नहीं रहेगा। नहीं तो पहले क्या होता था, जब कहते थे ना कि ऑनलाइन गेम्स की विनिंग पे आपको टैक्स भरना है, तब लोग बहस करते थे, अरे कहा है कहा है कहा है। अब उठा के डाल दिया सीधा कि भैया विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स आपके आईएफओएस में टैक्सेबल रहेगा, दैट्स इट। अगला, डायरेक्टर्स का सिटिंग फीस। डायरेक्टर को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी में टैक्सेबल है, बट डायरेक्टर को जो सिटिंग फी मिल रही है बोर्ड मीटिंग में बैठने के लिए, वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होती है, क्योंकि फॉर द पर्पज ऑफ सिटिंग इन द बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकती है। तो डायरेक्टर की जो सिटिंग फीस है ये टैक्सेबल होती है आईएफओएस में। सारे के सारे डिविडेंड्स एक्सेप्ट डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 ओ, अब ये 115 ओ हटा ही गया। सारे के सारे डिविडेंड आईएफओएस में टैक्सेबल होंगे। हाँ जी, सारे के सारे डिविडेंड आईएफओएस में टैक्सेबल होंगे, चाहे वो शेयर्स एज अ स्टॉक इन ट्रेड होल्ड कर रहे हो आप या एज एन इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हो। देखो, शेयर्स की जब बात आती है ना, शेयर्स की, तो शेयर से दो टाइप की इनकम होती है। एक तो हो सकता है आपको डिविडेंड इनकम, शेयर्स या सिक्योरिटीज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है,
एक तो हो सकता है आपको डिविडेंड इनकम, या दूसरी हो सकती है आपको इंटरेस्ट वाली इनकम। अब डिविडेंड इनकम ऑलवेज आईएफओएस में जाएगी, हाँ जी, डिविडेंड वाली इनकम हमेशा आईएफओएस में आएंगी। और इंटरेस्ट वाली इनकम डिपेंड करेगा कि शेयर्स आपका क्या है। अगर शेयर्स आपके स्टॉक इन ट्रेड है, या शेयर्स आपकी इन्वेस्टमेंट है, मतलब कैपिटल एसेट है। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एसेट है। अगर शेयर्स आपके स्टॉक इन ट्रेड है तो उससे होने वाला जो इंटरेस्ट है वो पीजीबीपी में जाएगा। और शेयर्स अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उससे होने वाला इंटरेस्ट आएगा आईएफओएस में। ये आगे पढ़ने वालेपन मैंने आपको साथ में ही बता दिया। शेयर्स या सिक्योरिटीज से दो टाइप की इनकम हो सकती है, एक डिविडेंड, दूसरा इंटरेस्ट। डिविडेंड हमेशा आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, चाहे वो शेयर्स आपके स्टॉक इन ट्रेड हो, चाहे वो शेयर्स आपकी इन्वेस्टमेंट हो, मतलब कैपिटल एसेट हो। बट ये जो इंटरेस्ट मिलता है सिक्योरिटीज पे, अगर वो सिक्योरिटीज आपका स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब आप उसमें डील करते हो, आपका काम ही है वो सिक्योरिटीज खरीद के बेचना, तो जो इंटरेस्ट है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। बट अगर वही सिक्योरिटीज आपकी इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपने उसको एज अ कैपिटल एसेट होल्ड कर रखा है, आपका वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, तो उससे होने वाला इंटरेस्ट आईएफओएस में जाएगा। क्या ये क्रिस्टल क्लियर है? मेरे को बता दो तो मैं आगे चलता हूं। गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग अध्ययन, गुड इवनिंग रमेश, गुड इवनिंग दिलीप, गुड इवनिंग चेतना, पारस, अभिलाष, दिलीप कुमार, साहिल, रजत, पीयूष, ईशा, स्माइलिंग बुद्धा और बहुत सारे, सबको गुड इवनिंग। क्या ये बात मेरी क्लियर है? ये बता दो मेरे को। क्लियर? यस। अब थर्ड वाली चीज, एग्जामिनेशन फीस रिसीव्ड बाय टीचर फ्रॉम नॉन एम्प्लॉय। अब टीचर अगर स्कूल में काम कर रहा है सैलरी बेसिस पे, तो स्कूल से जो उसको पैसा मिलेगा वो जाएगा उसके सैलरी हेड में। बट अगर टीचर किसी ऐसे इंसान के पास जाके काम कर रहा है जो उसका एम्प्लॉयर नहीं है, एग्जाम्पल, बोर्ड के जब पेपर्स होते तो जो इन्विजिलेटर्स होते वो दूसरे दूसरे स्कूल से आते, तो क्या वो बोर्ड के एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉइज है? नहीं। तो बोर्ड उनको जो पैसा देता है वो टैक्सेबल होता है आईएफओएस में। सिमिलरली जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं, वो पेपर्स जब वो इवेलुएट करते हैं टीचर्स, तो उनको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से या एजुकेशन जो भी बोर्ड होगा, सीबीएसई बोल दो या आपके स्टेट का एजुकेशन बोर्ड बोल दो। तो वो टीचर्स को जो एग्जामिनेशन चेक करने के पैसे मिलते हैं या एग्जामिनेशन को इन्विजिलेट करने के पैसे मिलते हैं, वो कहाँ टैक्सेबल होंगे उनके हाथों में? आईएफओएस में, क्योंकि वो उनके एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा है। सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयर से अगर मिल रहा है पैसा फॉर 10 जो काम आप कर रहे हो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो पैसा मिल रहा है वो जाएगा सैलरी में। बट जो नॉन एम्प्लॉयर से पैसा मिल रहा है वो कहां टैक्सेबल होगा? आईएफओएस में। ठीक, यस। अगला, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स, 78% पे चार्ज होती है अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, बराबर। डायरेक्टर कमीशन फॉर फ्रॉम बैंक फॉर गारंटी, डायरेक्टर ने, किसी डायरेक्टर ने अपने कंपनी की गारंटी ले रखी है, उसके लिए बैंक उसको कमीशन दे रहा है, आईएफओएस में आएगा। ठीक है। अंडर राइटिंग कर रहा है डायरेक्टर, तो अंडर राइटिंग कमीशन जो मिल रहा है वो आईएफओएस में जाएगा डायरेक्टर को। ठीक है। एमपीज और एमएलएज को जो गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है वो रेम्यूनरेशन भी आईएफओएस में जाता है, क्योंकि एमपीज और एमएलएज गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं होते। तो इनको जो पैसा मिल रहा है, चाहे वो सैलरी के नाम पे मिले, चाहे वो ऑनोरेरियम के नाम पे मिले, चाहे वो रेम्यूनरेशन के नाम पे मिले, कहाँ टैक्सेबल होगा? आईएफओएस में, बराबर। हाँ। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन पे का जो इंटरेस्ट है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से, वो भी आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अगर आपको याद होगा तो एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, और दोनों पे का जो इंटरेस्ट है वो भी होता है। तो देखो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, सुन लो मेरी बात ध्यान से, यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, यहां पे चार चीजें होती है। एक होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, सॉरी, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, उस पे का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। दूसरा होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट। ये बात कर रहे हैं अपन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रहा तो एम्प्लॉय जो पैसा डालेगा उसको डिडक्शन मिलता है, एम्प्लॉयर जो पैसा डालेगा उसको डिडक्शन मिलता है एम्प्लॉयर को, बराबर है। बट अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर आप पैसा डाल रहे हो ना, तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलता, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको ये कैसा फंड है, ये लावारिस फंड है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। एम्प्लॉय जो चाहे वो कर सकता है, एम्प्लॉयर जो चाहे वो कर सकता है, एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉई नहीं, एम्प्लॉयर जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, ये
जब वो डाल रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो इसका उसको डिडक्शन नहीं मिलता, नॉट डिडक्टिबल। ठीक है, तो जब पैसा डाला तब डिडक्शन नहीं मिल रहा, तो जब पैसा निकालेगा तब टैक्सेबल नहीं रहेगा, क्योंकि जब डाला तब डिडक्शन नहीं दिए, तो निकाले तो काय को टैक्सेबल रहेगा भैया, पहले ही हमको पूरा का पूरा टैक्स लग चुका है, ये कंट्रीब्यूशन को लेके भी जो इंक्लूड करके अमाउंट है उस पर टैक्स लगा है ना, तो जब ये पैसा वापस आएगा उसमें मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में टैक्स भर चुका हूं, तो अब उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, ये जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, ये टैक्सेबल होता है आईएफओएस में। किसको? टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉई को टैक्सेबल होता है आईएफओएस में। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पे का इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें एम्प्लॉई को टैक्सेबल होती है एज सैलरी इन LIEU, लीव ऑफ प्रॉफिट। ये अपन सैलरी में पढ़ लिए हैं, या अगर आपने नहीं देखा है तो सैलरी में आगे पढ़ेंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल टू एम्प्लॉय एज सैलरी इन लीव ऑफ प्रॉफिट। जब ये मिलेगा तब की बात है। ठीक है, डन है? यहां तक किसी बच्चे को आपत्ति है? बताओ जल्दी, यहां किसी को आपत्ति है क्या? बताओ जल्दी भाई। ये एकदम देखो मेरा ऐसे ही है, मतलब अपने को आईएफओएस में ये चीज पढ़नी थी, बट बताना तो चारों चीजें एक साथ पढ़ेंगी तभी मजा आएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्टिबल नहीं रहता है जब एम्प्लॉय पैसा डालता है। देखो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, उसके अंदर एम्प्लॉय ने जब पैसा डाला तो ये तो अनरिकॉग्नाइज्ड है, इसका डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। तो जब पैसा डाला तब मेरे को डिडक्शन नहीं मिला है, तो समझ लो मेरी सैलरी ₹1,00,000, मैं 10,000 अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डाल रहा हूं, तो मेरे को टैक्स कितने पे लगेगा? पूरे के पूरे 1,00,000 पे, क्योंकि वो 10,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो जो ₹10,000 मैंने डाल रखे हैं उस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। अब जब ये इसका मैच्योरिटी अमाउंट मेरे को मिलेगा तो वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इस पे मैं ऑलरेडी टैक्स भर चुका हूं। समझ रहे हो बात? अब एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आता है, अक्रू होता है, वो एम्प्लॉय को टैक्सेबल होता है, क्योंकि ये उसकी इनकम है। और कहां टैक्सेबल होता है? आईएफओएस में। ठीक है, साथ ही साथ जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है एंड उस पे का जो इंटरेस्ट है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? देखो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, इस फंड के अंदर एम्प्लॉयर पैसे डाल रहा है 10,000, एम्प्लॉई पैसे डाल रहा है 10,000। अब ये 10,000 पे तो एम्प्लॉय को पहले डिडक्शन नहीं मिला था, इसलिए उसको टैक्स नहीं लगा। साथ ही साथ जब एम्प्लॉयर ने 10,000 रुपए डाले वो फंड के अंदर, तो ये फंड में से जब पैसा एम्प्लॉय को मिलता है लास्ट में, तो उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट है उस पे का, ये एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल हो जाता है सैलरी इन लिव ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया क्या? मेरे को बताइए जल्दी से। शेरा भाई आज क्यों बहुत जल्दी में हो? नहीं नहीं जल्दी में नहीं हूं, आराम से चिल में। अरे चीजें बतानी है यार, मैं चीजें बता रहा हूँ, गाई वाई नहीं है, ये आराम से एकदम। ठीक है सर, डीटी का क्वेश्चन बैंक भाई देखो, अभी मैंने आपको जैसे पहले बता रखा है, अभी शादी है घर में मेरे, और वो मेरे लिए बिल्कुल अनस्किपेबल मैटर है, तो आज ये लास्ट वाला सेशन होगा, फिर इसके बाद अपनी 19th तक छुट्टी होंगी। ठीक है, 19 तक आपको जितने मैंने चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं आप इनके मॉड्यूल बना लो, आप इनका जो आपको बनाना है वो आप बना लो। ठीक है, सिर्फ 19 के बाद में मैं आपका वापस से रेज्यूम करूंगा। ठीक है, इतना रुकना ही पड़ेगा, अब मेरे को रुकना है, आपको रुकिए, आपको नहीं रुकना है आप अपना खुद से कर लीजिए जो भी आपको है। पर मैं वो शादी है वो मतलब स्किप नहीं कर सकता, असंभव है। मतलब मेरी नई बैच चालू हो रही है, मैं उसमें भी 2 दिन लेके बाद में शादी में चले जाऊंगा, तो वो अनअवॉइडेबल है मेरे लिए, उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो इसलिए थोड़ा सा वो क्वेश्चन बैंक का डिले हो रहा है। जैसे ही एज सुन एज मैं 19 से वापस आ जाऊंगा ना, तो हर तीसरे दिन आपको एक चैप्टर की क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, जिसके अंदर आरटीबीज, पीवाईक्यूज, आईसीआई क्वेश्चन बैंक, आईसीआई इलस्ट्रेशन सारे के सारे मिलेंगे, सब कुछ अपडेटेड एज पर आपकी एग्जाम 2024 में कोई भी एग्जाम दे रहे हो आपको मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज भी कर रहे हैं पर्सनली कि सर बुक अवेलेबल करवा दो। देखो यार मेरे पास जेन्युइनली अभी टाइम नहीं है कि मैं बैठ के उस बुक को अपडेट करूं, और पुराना दे दूं आपको तो थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी आपके साथ, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चिंता मत करिए, मिल जाएगा आराम से, आप पीडीएफ से काम चला लो। मेरे खुद का 5-6 लाख रुपए का नुकसान होगा उससे, नहीं तो मैं कुछ हजार कॉपीज तो आसपास भेज देता हूँ, तो 5-6 लाख रुपए उससे आ जाते हैं, तो वो मेरा नुकसान होगा। बट अभी क्या करूं, मतलब वो शादी नहीं स्किप कर सकता, और बहुत सारी चीजें लगी भी है एक साथ, तो चलने दो उसको। ठीक है, हाँ,
तो ये इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब यहां आया हुआ है एक अमेंडमेंट, फैमिली पेंशन, जो मर गया उसके फैमिली को जो पेंशन मिलता था वो टैक्सेबल होता है आईएफओएस में, बराबर है। फैमिली पेंशन टैक्सेबल होता है आईएफओएस में, और ये फैमिली पेंशन में से अपने को मिलता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। कितना डिडक्शन मिलता है, बोलो बोलो बोलो, 15,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर, 15,000 और 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन विच एवर इज लोअर, बराबर है। अब पहले क्या हुआ करता था, पहले ये हुआ करता था कि ये जो फैमिली पेंशन है ये सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलता था। यस, ये जो डिडक्शन है ये सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलता था, अब ये दोनों स्कीम में मिलता है। अब जो डिडक्शन है 15,000 और 1/3 का, पहले ये सिर्फ ओल्ड स्कीम वालों को मिलता था, मतलब कोई अगर न्यू स्कीम ऑप्ट कर रहा है तो उसको ये डिडक्शन नहीं मिलता था। बट अब ये डिडक्शन 15,000 और 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड का डिडक्शन ओल्ड स्कीम वालों को भी मिलेगा, न्यू स्कीम वालों को भी मिलेगा, ठीक है। और ये कहां लिख रखा है मैंने, ये लिख रहा है मैंने लास्ट पेज पे। ये फैमिली पेंशन कितना डिडक्शन मिलता है, 15,000 और 1/3 ऑफ द पेंशन, बोथ रिजिम, दोनों रिजिम में मिलता है। लाल रंग से लिखा है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, लाल रंग बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ जी, यस सर। उसके बाद अगला पॉइंट, एग्रीकल्चरल इनकम है अगर आपकी इंडिया के बाहर तो वो एग्जम्प्ट नहीं होती है। पाकिस्तान में है, चाइना में आपकी जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां से आप एग्रीकल्चर वाली इनकम कर रहे हो तो आईएफओएस में टैक्सेबल होंगी। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). इंडिया के बाहर अगर आप खेती कर रहे हो और वहां से आपको इनकम हो रही है तो वो टैक्सेबल कहां होंगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी आपकी आईएफओएस में। क्लियर है, ओके। उसके बाद हमने एक और देखा था कंपलसरी एक्विजिशन। गवर्नमेंट हमारी जमीन को अगर कंपलसरी एक्वायर करती है तो सेक्शन 45(5) के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट होता है, कैपिटल गेन्स लगता है वगैरह वगैरह, देखा था। अब ये कंपलसरी एक्विजिशन का जो कंपेंसेशन है वो अपने को लेट मिलता है। उस कंपेंसेशन पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट भी आपके हाथों में टैक्सेबल होता है आईएफओएस में। ये इंटरेस्ट आपके हाथों में टैक्सेबल होता है आईएफओएस में। बट इसके अंदर याद रखना 50% का जो है आपको डिडक्शन मिल जाता है, 50% का आपको डिडक्शन मिल जाता है। और ये बहुत स्कीम में मिलता है, पहले भी मिलता था अभी भी मिलता है, ठीक है। प्लस ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ना वो किस ईयर में टैक्सेबल होता है, इट इज टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर ऑफ रिसीट। जिस प्रीवियस ईयर में ये इंटरेस्ट मिला है उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होता है। तो इसका पॉइंट कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा नीचे, अपन उसको पढ़ लेते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन फॉर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेक्शन 56(8), प्रीवियस ईयर ऑफ रिसीट में टैक्सेबल है। 50% ऑफ द रिसीट इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 57, मतलब सिर्फ 50% पे टैक्सेबल है। इस पे क्वेश्चन भी बनता है 4 मार्क का। क्वेश्चन क्या रहता है मैं आपको बता देता हूं। आपको बोलेंगे प्रीवियस ईयर 23-24 चल रहा है, इस साल में आपको इंटरेस्ट मिला, कब का, प्रीवियस ईयर 17-18 का इतना मिला, प्रीवियस ईयर 18-19 का इतना मिला, 19-20 का इतना मिला, 20-21 का इतना मिला। आपको कुछ भी नहीं करना है, इस साल जितना भी आपको इंटरेस्ट मिला है वो पूरा का पूरा इस साल टैक्सेबल होगा। कौन से साल का है उससे कोई लेना देना नहीं है। जितना भी इंटरेस्ट आपको इस साल मिल रहा है कंपलसरी एक्विजिशन के कंपेंसेशन का, वो पूरा का पूरा इस साल टैक्सेबल रहेगा, प्लस 50% का उसमें डिडक्शन मिलेगा। मतलब टोटल पिछले 5 सालों का आपको इंटरेस्ट इसी साल एक साथ मिल गया 6 लाख का, तो 6 लाख का 50%, 3 लाख टैक्सेबल होगा, 3 लाख का आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। 3 लाख का आपको मिलेगा डिडक्शन। एम आई क्लियर? ठीक है, हाँ, ओके। अगला, अब ये जो पॉइंट है ना, कंपेंसेशन, compensation or any other payment received in connection with termination of his employment or modification of terms and conditions of the employment, ठीक है। ये एक अमेंडमेंट है, आपको इसका सिंपल सा फंडा बता देता हूं। ये क्या है, ये सिंपल है कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट, जो आपका एम्प्लॉयमेंट है उसमें दो चीजें हुई, एक आइदर टर्मिनेशन हुआ मतलब आपको निकाल दिया, या आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसका मॉडिफिकेशन हुआ मतलब आपकी नौकरी कम कर दी है। तो ये दोनों चीज के वजह से आपको मिलता है कंपेंसेशन, ठीक है। ये कंपेंसेशन आपको दो वक्त मिल सकता है, एक तो पहले भी मिल सकता है बाद में भी मिल सकता है। तो सिंपल है, जब आपको पैसा मिला
जब आपको पैसा मिला तब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, हाँ है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो सैलरी में जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो कहा जाएगा आईएफओएस में जाएगा, आईएफओएस में जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है जब पेमेंट मिल रहा तब की बात कर रहे हो सकता है जिससे पेमेंट मिल रहा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हो क्या सकता है कि जब पेमेंट मिल रहा तब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप देख रहे हो, या जिससे पेमेंट मिल रहा वो आपका एम्प्लॉयर है। मतलब मेरे को देखो, मेरी कई जॉब थी, मेरे को पैसा मिला, निकाल दी उनने, मेरे को पैसा दिए, ठीक है। जब पैसा मिला तब देखना है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था क्या। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था तो मेरे को जो पैसा मिला है वो अपने एम्प्लॉयर से मिला है, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, बराबर। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, हो सकता है मेरे को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप टर्मिनेट होने के बाद पैसा मिला हो सकता है मेरे को अदर देन एम्प्लॉयर से पैसा मिला हो, वो जाएगा आईएफओएस में, ठीक है। सिमिलर चीज पीजीबीपी में भी आती है। अगर मेरा कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, अगर क्या है, मेरा कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट एक तो टर्मिनेट हुआ या इस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का हो गया मॉडिफिकेशन, जिसके वजह से मेरे को क्या मिला, जिसके वजह से मेरे को मिला कंपेंसेशन। अब ये कंपेंसेशन कहां टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में। और पीजीबीपी में कौन से सेक्शन में, सेक्शन 28 में। और क्या लिखा था इसका नाम पता है, इसका नाम लिखा था लॉस ऑफ ऑफिस। मैंने ये आपको बताया था, कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस बताया था मैंने आपको, हाँ। तो ये 3 हेड्स है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के वजह से तो पीजीबीपी में टैक्सेबल है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से मिला सैलरी में टैक्सेबल है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है या रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की खत्म हो चुकी है तो कहां टैक्सेबल है भैया, आईएफओएस में टैक्सेबल है। कॉमन सेंस है, मेक सेंस है ना। देख लो एक बार, इसको बना लो आप, क्योंकि ये पॉइंट है ना मेरे को बड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसमें भी वही लिखा है ना आईएफओएस में। अब आईएफओएस में कब टैक्सेबल है, जब सैलरी में नहीं है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो कहां टैक्सेबल होता है, सैलरी में। और अगर सैलरी में टैक्सेबल है तो फिर आईएफओएस में क्यों करेंगे, अरे भाई सैलरी में नहीं होता तभी तो आईएफओएस में करते हैं। सिंपल बात है यार, काहे घुमा रहे हो इसको, सिंपल है, घुमाओ मत जबरदस्ती का, समझ रहे हो, समझ रहे हो तो बोलो जल्दी, मैं आगे चलता हूं। यस सर, ठीक है, ओके। उसके बाद अपन ने पढ़ रखा है कि अगर 1 अप्रैल 2014 के बाद में एसेट फोरफिट हुआ है तो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा डायरेक्टली, बराबर है। कैपिटल एसेट, अरे 1 जनवरी 2014 के पहले है तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होता है अमाउंट फोरफिटेड। और अगर डेट ऑफ फोरफिचर 1 फरवरी 2014 या उसके बाद है तो आईएफओएस में टैक्सेबल होता है डायरेक्टली। तो यही वो पॉइंट है। अब यहां ये पॉइंट पे आइए अमेंडमेंट, इस पॉइंट को समझो ध्यान से, 56(2)(12), ठीक है। क्या बोलता है, सम रिसीव्ड, सम रिसीव्ड मतलब क्या होता है, अरे भैया सीधा मैच्योरिटी अमाउंट, सम रिसीव्ड मतलब होता है मैच्योरिटी अमाउंट अंडर LIP, LIP मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो 10(10)(d) में एग्जम्प्ट नहीं है। देखो, अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हो और वो 10(10)(d) में एग्जम्प्ट है तो क्या होगा, अरे अगर 10(10)(d) में एग्जम्प्ट है तो आईएफओएस में टैक्सेबल हो ही नहीं सकती है। तो अगर अपन आईएफओएस में कौन सी चीजें टैक्सेबल है इसकी बात कर रहे हैं तो वेरी ऑब्वियस है कि ये अमाउंट 10(10)(d) में एग्जम्प्ट नहीं होगा। 10(10)(d) आपको एग्जम्पशन देता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में, ठीक है। ये अपन देखेंगे, अगर आपको नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूं। मैंने आपको अभी कैपिटल गेन्स में बताया था, यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये कैपिटल एसेट होता है अगर ये 10(10)(d) में एग्जम्प्ट नहीं रहा तो। और 10(10)(d) के एग्जम्पशन की कंडीशंस क्या क्या है कि प्रीमियम 2.5 लाख रुपए या उससे कम होना चाहिए। किसी भी साल अगर आपका प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर हो गया तो ये 10(10)(d) का एग्जम्पशन गायब हो जाएगा, बराबर है। नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बोलते हैं कि प्रीमियम जो परसेंटेज दे रखा है ना 80C के अंदर, जिस पे डिडक्शन मिलता है, क्या बोला मैंने,
प्रीमियम वो 20% डिडक्टिबल है, 10% है, अगर हैंडीकैप्ड है तो 15% है, बराबर ना। अगर प्रीमियम आपका उससे ज्यादा गया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। 1010D में लिखे हुआ है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप चिंता मत करो। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर आपको याद नहीं है तो आप चिंता मत करिए, मैं जिंदा हूं अभी, मरा नहीं हूं, ठीक है। तो अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है जो 1010D में एग्जम्प्ट नहीं है, तो कार्ड एक्सेबल होगा, आईएफओएस में एक्सेबल होगा। बट यहां क्या लिखा है, अदर देन यूलिप और केआईपी, यूलिप के अलावा। क्यों? क्योंकि यूलिप का जो अमाउंट है वो कैपिटल एसेट हो गया है भैया। आप यूलिप क्या हो गया है, कैपिटल एसेट हो गया है। और अगर कैपिटल एसेट है तो इसका जो मैच्योरिटी है वो कार्ड एक्सेबल होगा कैपिटल गेन्स में। एक तो देखो, हर साल का प्रीमियम अगर 2.5 लाख से कम है, या अगर आपने मल्टीपल यूलिप्स ले रखे हैं, तो सारी पॉलिसीज में से का टोटल मिला के प्रीमियम अगर 2.5 लाख से कम है तो आपका यूलिप 1010D में एग्जम्प्ट है, बराबर है। 1010D में एग्जम्प्ट है तो ना वो कैपिटल एसेट है ना वो आईएफओएस में आएगा। बट अगर यूलिप में किसी भी एक पॉलिसी ऐसी है जिसका प्रीमियम आपने 2.5 लाख से ऊपर भरे हुआ है, तो वो कैपिटल एसेट हो गया। और अगर वो कैपिटल एसेट हो गया तो उसको जब आप मैच्योरिटी अमाउंट आएगा, मतलब जब आप उसको रिडीम करवाओगे या मैच्योरिटी जब उसकी हो जाएगी, तो उसको ट्रांसफर माना जाएगा। और ट्रांसफर माना तो कैपिटल गेन्स होगा, क्योंकि अब वो कैपिटल एसेट हो गया है, ठीक है। तो जब ये यूलिप वाली प्रोविजन पिछले साल आई है, उसके पहले यहां पे क्या हुआ करता था पता है, अदर देन के आई पी। यहां पे सिर्फ अदर देन के आई पी हुआ करता था, अब यहां पे लिखा है अदर देन यूलिप एंड के आई पी। समझ में आया? तो यूलिप कैपिटल एसेट है, कैपिटल गेन होगा, इसलिए बोल रखा है आईएफओएस में नहीं आएगा। और कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में क्यों बोल रखा है, तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का आप लिख लो, जो आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, ये डिपेंड करता है कि किसको मिल रहा है। अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट एम्प्लॉई को मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में। अगर एम्प्लॉयर को मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। अपन ये पीजीबीपी के सेक्शन 28 में देख रखा था, एम्प्लॉय को मिलता है तो सैलरी में टैक्सेबल होता है, या किसी अदर को मिला, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अलावा किसी को मिला, तो वो उसके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा आईएफओएस में। तो अभी जो पढ़ रहे हैं अपन वो यही पढ़ रहे हैं कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी, आगे आएगा अपने को। तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अलावा किसी और को मिलता है तो उसके हाथों में आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट है ये जनरली आईएफओएस में टैक्सेबल नहीं होता। क्यों? ये आईएफओएस में टैक्सेबल तब होगा जब ना ये पीजीबीपी में टैक्सेबल है ना ये सैलरी में टैक्सेबल है। समझ आया क्या? एकदम कड़क, स्पष्ट, सिंपल, इसको बोलते समझाना भाई। जबरदस्ती मगजमारी करके मतलब नहीं है। तो ये वाले लाइफ इंश्योरेंस में क्यों लिखा है अदर देन यूलिप और केआईपी, आपको समझ में आया? नॉट एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1010D क्यों लिखा है, ये समझ में आया? क्योंकि 1010D में अगर एग्जाम्ड रहा तो टैक्सेबल रहेगा ही नहीं भाई, बराबर। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल रहा है जो 1010D में एग्जाम्ड नहीं है, वो कार्ड टैक्सेबल होगा आईएफओएस में। बट दो ऐसी पॉलिसीज है जिनका अमाउंट आईएफओएस में टैक्सेबल नहीं होता। एक है यूलिप, क्योंकि वो कैपिटल एसेट हो सकता है, एक तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा 1010D में, या फिर वो कैपिटल एसेट रहेगा। तो एग्जाम्प्ट रहा तो बात ही खत्म, कैपिटल एसेट रहा तो कैपिटल गेन होगा। एंड दूसरा है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका अमाउंट जनरली कभी आईएफओएस में टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहां पे नीचे ये सेकंड वाले के अंदर, सेकंड वाले में कौन सी इनकम्स है ये क्लियर है? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है? देखो अब क्या बोलता है, फॉलोइंग इनकम आर टैक्सेबल अंडर एड आईएफओएस इफ नॉट टैक्सेबल अंडर एड पीजीबीपी। अगर ये पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं रही तो, और लास्ट में देखो क्या दिया है, मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी प्लस बोनस इफ रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉयर को मिला तो पीजीबीपी में, एम्प्लॉय को मिला तो सैलरी में, और उनके अलावा किसी और को मिला तो आईएफओएस में। तुम्हारे भाई ने यहां पे भी लिख के दिया है, तुम्हारे भाई ने चार्ट भी बना के दिया है, तुमको जो जैसे चाहिए आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, ये कर लो आप, ऐड आ रही है जबरदस्ती की, मैं उसको गायब करता हूँ ऐड को। ये लिख लो आप तब तक कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट,
ठीक है, और इसके बाद एक चीज लिखना नीचे नोट में, नीचे नोट में एक चीज लिखना बच्चों, कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी के ही नोट में एक चीज लिख लो जल्दी से। नोट, कौन सा नोट दे रहा हूं मैं आपको, पता है आपको? सेक्शन 37 का। ये बोलता है प्रीमियम ऑफ KIP, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इज डिडक्टिबल टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जब पे कर रहा है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो क्योंकि वो उसके बिजनेस के लिए, उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगा। ये सेक्शन 37 में अपन ने लिख के दिया है, आप भूल सकते हो, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया फिर से। ठीक है, तो हर बार जहां जहां होता है वहां वहां अपन उसको लिखते जाएंगे जितने बार होता है। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है उनकी बीवी भाग जा सकती है। ठीक बच्चा, यस। चलिए अगली चीज पे आते हैं। अभी अपन क्या देख रहे हैं, ऐसी इनकम जो अगर PGBP में टैक्सेबल नहीं रही तो यहां टैक्सेबल होंगी। इसमें सबसे पहला दे रखा है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर। अब ये याद होगा आपको, तो मैंने आपको PGBP में सेक्शन 36(1) के अंदर बताया था कि जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये एम्प्लॉयर खुद ही डालता है। मतलब जैसे आप मेरे, अगर वापस बता देता हूं, आप अगर मेरे एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपकी समझ लो 50,000 की सैलरी है, तो उसमें से 5,000 रुपए आप डालने वाले हो आपका कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड के अंदर। अब एम्प्लॉय को अगर पूरे 50 दिया और उसको बोला भैया 5,000 तू प्रोविडेंट फंड में डाल दे, तो एम्प्लॉय लोग बोलेंगे सर पैसे नहीं बचे, नहीं डाल सकते, फिर बुढ़ापे में इधर उधर दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। तो उसके लिए एम्प्लॉयर को जिम्मेदारी दे रखी है कि भाई तू जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, जो 5,000 वो डालने वाला है फंड के अंदर, तू एक काम कर, तू वो पैसा पहले ही काट के एम्प्लॉय को सैलरी दे। मतलब एम्प्लॉय को मिलेगा सिर्फ 45,000 और 5,000 एम्प्लॉयर काट के रखेगा अपने पास। अब एम्प्लॉय से तो ले लिया, बट एम्प्लॉयर लोग भी नालायक होते, ये भी नहीं डालेंगा, तो बोलते एम्प्लॉयर को कि ये जो तेरा 5,000 पड़े ना तेरे पास, ये तेरी इनकम है। एम्प्लॉयर के पास, सुनो नालायको, एम्प्लॉयर के पास जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन पड़ा है, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन पड़ा है, ये उसकी इनकम मानी जाएगी। हुई, एम्प्लॉयर बोलता भैया मैंने तो फंड में डालना है, तो बोले डाल दे फंड में, डाल दे फंड में। और जब ये बंदा एम्प्लॉई फंड में पैसा डालेगा तो एम्प्लॉय को मिलेगा डिडक्शन, और अगर फंड में नहीं डाला तो उसकी इनकम मानी जाएगी। और कहां टैक्सेबल होंगी, IFOS में। तो मतलब सिर्फ ये डर दिखाना है, तुम्हारी इनकम है ये, अगर तुमने पैसा नहीं डाला तो, और डाल दिया तो पहले इनकम माना फिर डिडक्शन दे दिया, 5,000 की इनकम 5,000 का डिडक्शन, 0 0 हो गया। एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलने का कोई रोल ही नहीं है ना, पहले इनकम माना 5,000 की, तो उसका प्रॉफिट 5,000 से बढ़ गया, फिर डिडक्शन दे दिया 5,000 का 36(1) के अंदर। समझ रहे हो आप बात? तो गेम बराबर बैलेंस कर दिया। तो ऐसा नहीं है जबरदस्ती का डिडक्शन मिल रहा है, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉयर को क्यों डिडक्शन मिल रहा है, क्योंकि पहले वो उसकी इनकम मानी गई है और उसको बोला कि जब तू फंड में डालेगा तभी तेरे को डिडक्शन मिलेगा। समझ में आया क्या? ये मैंने आपको PGBP के अंदर भी बड़ा डिटेल में समझा रखा था, तो ऐसे एकदम एक्सप्रेशन मत दो, क्या बोल रहा हूं मैं, एलियन नहीं हूं। ठीक है सर, एक बात बताओ जरा, ये टी शर्ट आप कहाँ से लेते हो, दिशा मैम को पूछ के बताना। भाई उसके पास बहुत पैसा है, ये तो अभी कैंप से लिया है, नॉर्मल बर्बरी का टी शर्ट है यार, कुछ 1800-1900 रुपए का है, जहां तक मेरे को पता है। मतलब अभी हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा खर्चीला आदमी नहीं हूँ, मैं थोड़ा नॉर्मल आदमी हूँ। मतलब मेरे को जबरदस्ती का ऐसे ये फालतू की चीजों पे पैसा खर्च करने का मतलब नहीं लगता। मेरे को मजा आता है सोना वोना लेना, सोने के बिस्किट ले लेते हैं, तो वो क्योंकि पैसा बढ़ेगा उसका। अब ये टी शर्ट 6 महीने बाद इसकी वैल्यू 0 होने वाली है भाई। अब यही अगर 2,000 का सोना लेता था तो 6 महीने बाद वो 2,500 का बनता था। तो मेरी थॉट प्रोसेस ये है, अपन सिर्फ धंधा देखते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ये टी शर्ट पहनूं कि मैं मतलब वो 100 रुपए वाली टी शर्ट पहनूं।
मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आज मेरी वाइफ को पड़ता है, इसलिए अपन थोड़ा सा चल रहा है। सब टॉप से टॉप वाले हैं आपके टी-शर्ट। अरे भाई अभी थोड़ा गरीबी है यार भाई। कौन सा चार्ट दिखाओ बेटा? अरे मेरे को भी पहले ऐसे ही लगता था, कुछ नहीं होता, इतना कुछ महंगा महंगा नहीं होता, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे, 1000 2000 ऊपर। कौन सा चार्ट? टर्मिनेशन वाला? ये टर्मिनेशन, ये वाला, हाँ ये ले लो, ये चार्ट देख लो। अरे मैं जब तुम्हारी उम्र का था ना, तो मैं भी ऐसी 200 300 रुपए की टी शर्ट पहनता था। मैंने तो मिंत्रा से रोडस्टर की कितनी न जाने कितनी टी शर्टें मंगवाई है। एक रोडस्टर होता है, एक होता है मस्त एंड हार्बर, उसको लोग मैस्ट एंड हार्बर कहते हैं, जो भी है। और एक तीसरा वो ऋतिक रोशन वाला, कौन सा ब्रांड है भाई? इतना शॉपिंग करा है ना मैंने, मतलब फाइनल के, जब फाइनल के वक्त में था। ऋतिक रोशन वाला कौन सा ब्रांड है? वो एक जिसमें ऋतिक रोशन आता था। HRX, हाँ देखो दिशा मैडम पीछे से बोल रही है, HRX। तो ये इतनी खरीदी है ना मैंने आपके वक्त में, मतलब जब मैं आर्टिकलशिप में था। रोडस्टर, HRX, मस्त एंड हार्बर, वही पहनता था। बस वही है। अभी वक्त वक्त की बात है, आप भी जब सीए वीए बन जाओगे तो आपको भी पैसा पैसा। ठीक, चलो, डन है भाई। हाँ ये हो गया। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ये कब टैक्सेबल होगा आईएफओएस में? जब पीजीबीपी में नहीं है, मैंने बता दिया। अगर सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड है तो कहा जाएगा पीजीबीपी में, अगर स्टॉक इन ट्रेड नहीं है तो कहा जाएगा आईएफओएस में। सेम रॉयल्टी, रॉयल्टी की बात करते हैं तो रॉयल्टी इनकम भी आईएफओएस में आती है। अब दिमाग में आता है सर रॉयल्टी इनकम आईएफओएस में कैसे आ सकती है? जैसे अगर रॉयल्टी मेरे को मिलती है तो मेरे पीजीबीपी में जाएगी, क्योंकि मेरा धंधा है, बुक लिख के बेचने का मेरा धंधा है। ठीक है, मेरी ये इनकम है, प्रॉपर पीजीबीपी वाली इनकम। तो मेरे को जो रॉयल्टी इनकम आती है बुक्स को बेच के, वो कहा जाती है पीजीबीपी में जाती है। ठीक है, वैसे ही आपने लाइफ बुक लिख दिया, समस्या है सीए की जर्नी में, ऐसा नीचे ऊपर बड़ा सा नाम समस्या है, नीचे सीए की जर्नी में। ठीक है, या सीएमए की जर्नी में, या सीएस की जर्नी में। नहीं तो सीएस और सीएमए वाले बुरा मान जाते, हमारा तो नाम ही नहीं लेते तुम, इसलिए। ठीक है, तो सीएस या सीएमए की जर्नी में या सीए की जर्नी में आपने बुक लिख दिया, फिर आप जॉब कर रहे हो कहीं पे। ठीक है, ऐसे ही लिख दिया टाइम पास में। अब वो बुक हिट हो गई, अब आपको लोग आ रहे हैं पब्लिशर, सर हमको दो इसके राइट्स। आपने दे दिए, आपका मेन काम क्या है? आप जॉब कर रहे हो। ये जो आपको इनकम आ रही है आपकी साइड इनकम है, कहाँ जाएगी? आईएफओएस में जाएंगी। इंश्योरेंस कंपेंसेशन सेम है, कमीशन, कंपेंसेशन नहीं कमीशन सेम है। अब इंश्योरेंस का, जिस आदमी का काम ही इंश्योरेंस बेचना है, वो उसने धंधा बना रखा है, तो उसकी इनकम पीजीबीपी में जाएंगी। मेरे जैसा आदमी आपको इंश्योरेंस बेच दे, बेटा तुम्हारा इंश्योरेंस है क्या? बोले नहीं, चलो इंश्योरेंस ले लो। अब मैं, मेरे को जो कमीशन मिल रहा है वो कहा जाएगा आईएफओएस में, क्योंकि मेरा धंधा नहीं है। सिंपल है। लेटिंग आउट, अपने को याद है, अपन ने देखा था कि बिल्डिंग के साथ में अगर प्लांट एंड मशीनरी है और लेटिंग आउट सेपरेबल है, तो हाउस प्रॉपर्टी, बिल्डिंग का जो है रेंट वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और प्लांट एंड मशीनरी का रेंट पीजीबीपी या आईएफओएस में जाएगा। याद करो नालायको, मैंने हाउस प्रॉपर्टी में बता रखा है कि लेटिंग अगर सेपरेबल है, ठीक है, साथ में ये भी बताया था कि सेपरेबल है कि नहीं है पता कैसे चलता, तो वो क्वेश्चन में दिया रहता कि बिल्डिंग का रेंट इतना है और अदर फैसिलिटीज या प्लांट एंड मशीनरी या अदर एसेट्स का रेंट इतना है, मतलब लेटिंग सेपरेबल है। सेपरेबल है तो क्या होगा? बिल्डिंग का जो रेंट है वो कहा जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, और अदर एसेट्स मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी, उसमें हो सकता है फर्नीचर्स वगैरह वगैरह, इनका रेंट कहा जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस है या आपकी साइड इनकम है। अगर आपका बिजनेस है तो बीजीबीपी में, आपकी साइड इनकम है तो आईएफओएस में जाएगा। बराबर है। ये कब की बात हुई? जब लेटिंग सेपरेबल है। अगर लेटिंग सेपरेबल नहीं है, इनसेपरेबल है, लेटिंग अगर सेपरेबल नहीं है, तो पूरा का पूरा रेंट कहा जाता है पीजीबीपी में या आईएफओएस में। मतलब आपका धंधा है तो पीजीबीपी में जाएगा, आपकी साइड इनकम है, आप कुछ और काम करते हो, आप साथ साथ में ये बिल्डिंग के साथ में अदर एसेट्स को किराए पे भी दे दो, घर पे पड़ा है यार, दो पापा ने घर लेके रखे हैं, उसके साथ में आपने पीजी बनवा दिया, तो कहा जाएगा आईएफओएस में जाएगा, आपका काम कुछ और है।
आप प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, पप्पा के घर है दो, वो कहाँ जाएगा, आईएफओएस में आएगा। समझ रहे हो? महंगा कुछ नहीं, बस हम गरीब है। अरे नहीं रे भाई यार, सालो तुम मेरे से पैसे, मेरे को जानते हो, तुम गरीब हो। मेरे को जानने वाला कोई गरीब नहीं रहता भाई। गरीबों से हम मिलते भी नहीं है। तुमको रात का 10 का टाइम दे रखा है। सोचो कितने अमीर हो तुम। हो नहीं हो? रात को 10 बजे का टाइम तुमको दे रखा है। कितने अमीर हो बे तुम, कितने अमीर हो गए, मतलब सोचो। ये सब अपने दिल की ख्वाहिश है यार, अमीर गरीब तो क्या है, मतलब मन की बात है। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर ऑन हायर, ये मैंने बता रखा है कि अगर ये पीजीबीपी में आपका धंधा नहीं है तो आईएफओएस में जाएगा। ठीक है, ये मैंने कहा बताया था आपको, ये मैंने आपको बताया था पीजीबीपी के अंदर। याद है मैंने आपको बोला था कि मेरे पापा चेयर्स लेके आए थे और हम चेयर्स को किराए पे दे रहे हैं। तो अगर मेरा बिजनेस है तो चेयर्स का डेप्रिसिएशन मेरे को कहाँ मिलेगा, पीजीबीपी में मिलेगा। और अगर मेरा ये बिजनेस नहीं है, मतलब अगर ये पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है, तो फिर कहां टैक्सेबल होगा, आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। जब इनकम आईएफओएस में टैक्सेबल हो रही है, तो क्या मेरी चेयर्स, क्या मेरे फर्नीचर, क्या मेरी प्लांट एंड मशीनरी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी इनकम आईएफओएस में टैक्सेबल हो रही है। सुन लो मेरी बात, मैं फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स या प्लांट एंड मशीनरी को दे रहा हूं रेंट पे। ठीक है, मैं दे रहा हूं रेंट पे। अगर मेरा इनकम, सॉरी, अगर मेरा ये बिजनेस है तो मेरी इनकम कहां जाएगी, पीजीबीपी में जाएगी। और अगर पीजीबीपी में जाएंगी तो ये जो चीजें मैं रेंट पे दे रहा हूं, इन पे का डेप्रीसिएशन मेरे को सेक्शन 32 में मिलेगा। बराबर है? हाँ ना, जल्दी बोलो। पक्का? बराबर, यस। अब अगर ये फर्नीचर फिक्सर वही है, प्लांट एंड मशीनरी वही है, पर मेरा बिजनेस नहीं है इनको किराए पे देने का, बट स्टिल मैं कभी कभार दे देता हूं, तो इससे होने वाली मेरी इनकम कहां जाएगी, आईएफओएस में आएंगी। अब क्योंकि मेरी इनकम आईएफओएस में जा रही है, तो क्या मेरी ये एसेट जो मैं किराए पे दे रहा हूं, इन पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा? क्या डेप्रिसिएशन नहीं होगा? अरे प्लांट एंड मशीनरी भी सोचती है कि अगर इसकी इनकम पीजीबीपी में जा रही है तो मैं डेप्रिशिएट होंगी, अगर इसकी इनकम पीजीबीपी में नहीं जा रही है, आईएफओएस में जा रही है, तो मैं डेप्रिशिएट नहीं होंगी। ऐसा सोचती है क्या प्लांट एंड मशीनरी? नहीं, उसको आपने यूज करा तो डेप्रिसिएशन तो होंगे ही। तो अगर आपकी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो रही है, मतलब आपका बिजनेस है ये प्लांट एंड मशीनरी को, फर्नीचर्स को रेंट पे देने का, तो आपको जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो सेक्शन 32 में मिलेगा। बट अगर आपका ये बिजनेस नहीं है एंड आप कभी कभार रेंट पे दे देते हो, तो डेप्रिसिएशन होगा और उसका डिडक्शन भी मिलेगा सेक्शन 57 में, क्योंकि जिस हेड में इनकम जाएगी उसी हेड में से तो डिडक्शन मिलेगा। सोचो, इनकम जा रही है आईएफओएस में और आप डिडक्शन कहां ले रहे हो, सेक्शन 32 में। लोग पागल कहेंगे तुमको। क्लियर है? यस। एंड ये मैं पूरा आपको पीजीबीपी में बता चुका था, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो। ठीक है, यहां खत्म हो जाते हैं अपने आईएफओएस के जो छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं जिसमें कंफ्यूजन होती है वो। किसी बालक को कोई आपत्ति है तो बताओ। ऐसे तो गुरुजी डिटेल में रेगुलर में भी नहीं पढ़ाया था, आपकी दुआ है। रेगुलर में रहता तो और क्वेश्चंस रहते थे इसके साथ साथ में, धपा धप धपा धप। ठीक है, डिविडेंड, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। पहले क्या हुआ करता था, डिविडेंड एग्जम्प्ट हुआ करता था शेयर होल्डर के हाथों में। क्यों? क्योंकि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी। कहां पे? अंडर सेक्शन 115 ओ। अब ये मैंने ना ऊपर लिख के रखा है, ऊपर डिविडेंड एक्सेप्ट डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 ओ। ये हट चुका है, बट फिर भी मैं वापस से इसको रखता हूं ताकि बच्चों को पता चले पहले क्या हुआ करता था। तो पहले है ना डिविडेंड जिन पे 115 ओ के हिसाब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग चुका है, कंपनी अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरती थी ना तो शेयर होल्डर को एग्जम्प्ट होता था। तो पहले कौन से डिविडेंड टैक्सेबल होते थे? जिसपे कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता था। जिन पे कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग गया, कंपनी उन पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरती थी, तो शेयर होल्डर को एग्जम्प्ट हुआ करता था। अब क्या हो गया, ये 115 ओ गायब हो गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हट चुका है। मतलब अब जब कंपनी डिविडेंड बांटती है तो कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना पड़ता। अब कंपनी नहीं देती है तो शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल हो गया। तो डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी दे रही है तो अब इंडियन कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं भरती,
तो शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल होता है। ये असेसमेंट ईयर 21-22 में अमेंडमेंट आया था, मैंने डाल रखा है, ये याद वाद रखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और डिविडेंड नॉर्मल इनकम है, टैक्सेबल होती है स्लैब रेट पे, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बता रखा है क्वेश्चन में, उसका क्वेश्चन बनाया था अपन ने, जब पीजीबीबी की भी इनकम थी और डिविडेंड की भी इनकम थी 50 लाख और 2.5 करोड़, दोनों पे सरचार्ज डिविडेंड पे लग रहा था 15%, पीजीबी पे लग रहा था 25%, तो अपन ने क्या करा था 3 करोड़ पे टोटल टैक्स निकाला था स्लैब रेट के हिसाब से, और उसको प्रपोर्शनेटली बांटा था टैक्स को डिविडेंड और पीजीबीपी के प्रपोर्शन में, और बाद में उस टैक्स पे डिविडेंड के टैक्स पे 15% का सरचार्ज लगाया था, और पीजीबीपी वाली इनकम के टैक्स पे 37% का सरचार्ज लगाया था, ये 25% का लगाया होगा, ठीक है। हाँ, फॉरेन कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो देखो मैंने आपको बता रखा है, ये रेसिडेंशियल स्टेटस में बताया था सेक्शन 9 के अंदर, कि जहां की कंपनी है वहां पे डिविडेंड अक्रू होता, अगर इंडियन कंपनी है तो डिविडेंड इंडिया में अक्रू होता है, फॉरेन कंपनी है तो डिविडेंड बाहर अक्रू होगा, अक्रू कहा हुआ आउटसाइड इंडिया। अब ये डिविडेंड टैक्सेबल कब होगा, अगर आदमी आरओआर है तो, आदमी आरओआर है, जो रेसिपिएंट है वो आरओआर है, आरओआर को पूरी की पूरी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगता है, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन सॉरी चाहे इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, तो आरओआर को, फॉरेन कंपनी का डिविडेंड आरओआर को तो टैक्सेबल रहेगा ही, या फिर अगर ये फॉरेन कंपनी का डिविडेंड जो अक्रू इंडिया के बाहर हो रहा है ये इंडिया में रिसीव हो गया, इंडिया में रिसीव हो गया मतलब इंडियन इनकम, इंडियन इनकम मतलब सबको टैक्सेबल, तो आरओआर को तो हमेशा टैक्सेबल रहेगा चाहे इंडिया में रिसीव हुआ हो ना हुआ हो, एंड अगर इंडिया में रिसीव हो रहा है तो भैया सबको टैक्सेबल हो जाएगा, बात खत्म, पैसा हजम। समझ आया? समझ आया? ठीक। अब म्यूचुअल फंड और यूटीआई वाले पहले डिविडेंड दिया करते थे, ठीक है, उनका डिविडेंड भी पहले एग्जम्प्ट हुआ करता था सेक्शन 10 क्लॉज 35 में, तो जब असेसमेंट ईयर 21-22 में 115 ओ को गायब कराना, तो साथ में ये एग्जम्पशन भी गायब करा, मतलब अब क्या है, अब म्यूचुअल फंड या यूटीआई वाले जो डिविडेंड उनके यूनिट होल्डर्स को देंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड और यूटीआई के यूनिट्स होते हैं, तो यूनिट होल्डर को जो ये डिविडेंड देंगे ना, वो उनके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा, कब से, अगेन असेसमेंट ईयर 21-22 साथ में आया, पहले डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी का, इंडियन कंपनी का एग्जम्प्ट हुआ करता शेयर होल्डर को, वैसे म्यूचुअल फंड या यूटीआई वाले जो डिविडेंड देते थे वो 10 क्लॉज 35 में एग्जम्प्ट हुआ करता था, बट अब म्यूचुअल फंड या यूटीआई के यूनिट होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है अब वो टैक्सेबल होता है, अब वो टैक्सेबल होता है, ये चीज तुमको इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करो, आपको इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट टेकिंग के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनके यूनिट से, स्पेसिफाइड कंपनी से, या 1023D वाले म्यूचुअल फंड से, अब ये टैक्सेबल रहेंगे शेयर होल्डर्स को, सॉरी यूनिट होल्डर्स को, बराबर है। हाँ, प्लस ये मैंने आपको यहाँ पे एक पीसी नोट में चीज बता रखी है कि जो इंडियन कंपनी है ये अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है इंडिया के बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन कंपनी है तो डिविडेंड इंडिया में अक्रू हुआ ऐसा माना जाएगा, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब इंडिया में अराइज हो गया मतलब इंडियन इनकम, इंडियन इनकम मतलब सबको टैक्सेबल, क्लियर है क्या, बता दो, क्लियर है क्या, बता दो। ठीक है, अब उसके बाद एक आता है डिम डिविडेंड सेक्शन 2 क्लॉज 22 में, और इसके अंदर ए से लेके तो ई तक 5 चीजें आती है, ए बी सी डी ई, 222A, 222B, 222C, 222D और 222E, ये 5 आते हैं, डिम डिविडेंड है, मतलब एक्चुअल में ये डिविडेंड नहीं होता है, एक्चुअल में डिविडेंड नहीं होता है। अब पहले हुआ कर, ये देखो डीम डिविडेंड का भी फायदा है ना, ये पहले हुआ करता था, पहले क्या होता था जो डिविडेंड है उन पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था, समझो अभी कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी चीजें आपको समझ जाएगी। डिविडेंड है उस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा, अगर मैं आपको, आप समझ लो मैं कंपनी हूं, आप मेरे सारे शेयर होल्डर्स, अब अगर मैं आपको डिविडेंड दे रहा हूं ना तो मेरे को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था,
ठीक है, और अच्छे अमाउंट पे लगता था। अब आप अगर 5-10% वाले स्लैब में आ रहे हो, मैं आपका 23% काटू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो आप नाराज हो जाओगे। अब मैं आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काट के पैसा दूंगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या पूछा, देखो भैया आपका 100 रुपए का डिविडेंड है, उसमें से मेरे को 23 रुपए गवर्नमेंट को देने हैं, और बचे हुए 77 रुपीज मैं आपके हाथ में दूंगा डिविडेंड के नाम से, या फिर मैं डिविडेंड के अलावा कुछ और नाम से आपको 100 रुपए दे सकता हूं, चलेगा? चलेगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब ये जो पेमेंट्स है आगे वाले, ये एक्चुअल में डिविडेंड नहीं है, इनको डिविडेंड माना गया है, डीम्ड डिविडेंड है। ठीक है, और डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड का मतलब क्या होता है बताओ? जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो डिविडेंड है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो डिविडेंड है भाई। अब समझो कि मेरे पास में, ठीक है, मेरे पास में 80 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पड़ा है। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मेरे पास कितना है? 80 करोड़ रुपीस का। ठीक है, तो 80 करोड़ रुपए अगर मैं अपना पे करूंगा शेयर होल्डर को, तो इस प्यार को कहेंगे डिविडेंड, 80 करोड़ को डिविडेंड कहेंगे। बट अगर मैं वही शेयर होल्डर्स को 120 करोड़ पे करूंगा, प्रॉफिट कितना है? 80 करोड़, पे कितना कर रहा हूं? 120 करोड़, तो इसमें से जो 80 करोड़ है उसको बोलेंगे डिविडेंड, 80 करोड़ को बोलेंगे डिविडेंड, और बचा हुआ जो 40 करोड़ है इसको क्या बोलेंगे? नाम बताओ, कमेंट करके बताओ, रिकॉर्डेड वाला बच्चा कमेंट करके बताएगा। ये 40 करोड़ जो बचा हुआ है, देखो 80 करोड़ का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उसमें से मैंने पे कितना किया पर शेयर होल्डर्स को दिया? 120 करोड़। तो जो 80 करोड़ है जितना प्रॉफिट था, जितना प्रॉफिट था उसको तो डिविडेंड बोलेंगे, बट प्रॉफिट के ऊपर का जो पैसा पे कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए, कम ऑन एवरीवन, यस बेबीज एंड बाबास, कम ऑन, बताओ 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 बताओ। जो बच्चा बताएगा ना उसको यहां से मैं कैडबरी डालूंगा आपके मुंह में, आ करना, आ बताओ। शेयर होल्डर को पैसा क्यों दे रहे? क्योंकि उनसे हमने कैपिटल ले रखा है, बराबर है। तो 80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, नहीं रे भाई, 80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो उसको डिविडेंड बोलेंगे, 80 करोड़ तक डिविडेंड रहेगा। अरे भैया हमको प्रॉफिट 80 करोड़ का हुआ है, मेरे को 120 करोड़ रुपए मेरे को, मैंने आपको दिए, समझो आपने मेरे को 100 करोड़ का कैपिटल दिया था, समझो, नहीं नहीं बोनस बोनस नहीं, गलत बात है। समझो आपने मेरे को 100 करोड़ का कैपिटल दिया था, उससे मैंने 80 करोड़ कमाए, 10 साल 15 साल 20 साल जितने भी है, और इसको एक्यूमुलेट किया, जमा करा। अब मैंने आपको 120 करोड़ वापस दिए। 80 करोड़ क्या है? जितना डिविडेंड है, जितना पैसा कमाया है, प्रॉफिट है, उसको बांट दिया, और ऊपर का 40 करोड़ आपका कैपिटल रीपेमेंट है। ये इसको कहते हैं कैपिटल रीपेमेंट। ठीक है, तो जितना प्रॉफिट है उतना ही डिविडेंड हो सकता है। अरे डिविडेंड मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आपका 80 करोड़ है तो डिविडेंड आपका 80 करोड़ ही माना जा सकता है, 80 करोड़ से ज्यादा डिविडेंड मान नहीं सकते, 80 करोड़ से ज्यादा डिविडेंड मान नहीं सकते। इसको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। पीयूष गुप्ता, वेरी गुड। इंटरेस्ट? अरे नहीं हो बाबा, कहा जा रहे हो तुम सालो? शेयर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता कभी? नालायक को, सिक्योरिटीज होल्डर को मिलता है, इक्विटी शेयर पे इंटरेस्ट नहीं आता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा है, आता होगा तो फिर मैं थोड़ा आउटडेटेड आदमी हो गया हूँ, पर जितना मैंने पढ़ रखा है मेरे को तो नहीं पता क्या आता है बोल के। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग नहीं भाई, बहुत बड़े बड़े वर्ड यूज कर रहे हो, नॉर्मल है, अपन अकाउंट्स नहीं कर रहे, अपन टैक्स पढ़ रहे। ठीक है, हाँ। तो डिविडेंड कितना माना जाएगा? जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा अगर आप पैसा वापस दे रहे हो तो उसको कैपिटल रीपेमेंट माना जाता है, और उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि जब अपन ने कैपिटल लिया लोगों से तो उसको क्या दिखाया? लाइबिलिटी। जब इसको वापस कर रहे हैं तो लाइबिलिटी पेड ऑफ। अब लाइबिलिटी जब पैसा लिया था तब टैक्सेबल थोड़ी था, तो जब पैसा दिया उसका ना डिविडेंड माना जाएगा, ना उसका डिविडेंड डिडक्शन मिलता है, ना उसका टैक्स लगता है, ना उसका डिडक्शन मिलता है, खत्म बात। ठीक है, तो डिविडेंड कितना मान सकते हैं? जितना प्रॉफिट है, क्योंकि डिविडेंड इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पहली लाइन क्लियर है क्या? ये ऊपर वाला पॉइंट ये क्लियर है क्या? तो आगे का अपन 4 पढ़ते हैं। ठीक, 222A, 222A क्या बोलता है? अगर कंपनी अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है शेयर होल्डर्स को, जिसके वजह से कंपनी के एसेट रिलीज हो रहे हैं, जिसके वजह से कंपनी के एसेट रिलीज हो रहे हैं, तो वो 222A में आएगा। ठीक है, एसेट रिलीज होना मतलब
उनकी इधर से कुछ एसेट कम हो रहे हैं, इधर से लायबिलिटी कम होंगी पर इधर से एसेट भी कम होंगे। समझे? पहले अगर बैलेंस शीट थी, इधर थे 100 करोड़, इधर थे 100 करोड़, ठीक है। अब यहां एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था 20 करोड़ का, इधर एसेट थे, तो कंपनी ने क्या करा, ये एसेट 20 करोड़ के जो एसेट है ये बेचे, ठीक है, और कैश में 20 करोड़ के एसेट बेचे और ये पैसा दे दिया शेयर होल्डर्स को। तो अब एसेट कितने बचे आपके? 80 करोड़। मतलब आपके एसेट कम हो रहे, एसेट रिलीज हुए आपके, एसेट आपके रिलीज हुए। तो ये 222 ए में आता है। 222 ए में बोलते हैं कि अगर आप अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो जिसके वजह से आपके एसेट रिलीज हो रहे, एसेट रिलीज हो रहे, तो वो 222 ए में आएगा। मतलब सिंपल है, कोई एसेट बेचा और उनको कैश दिया, ठीक है। अब सर अगर हमने बोनस शेयर इशू करे तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होगा? देखो यहां पे आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा, जो भी नाम से हो सकता है, फ्री रिजर्व्स के नाम से, किसी भाई ने रिटेन्ड अर्निंग बोला उस नाम से, जो भी नाम से होगा, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा शेयर कैपिटल था 100 करोड़ का, 20 करोड़ का प्रॉफिट था या 40 करोड़ का प्रॉफिट था। अब मैंने सोचा भैया 40 करोड़ का प्रॉफिट है तो 40 करोड़ में से 30 करोड़ के बोनस शेयर इशू कर देते, ठीक है। ये 140 करोड़ है पूरा, इधर कितना था 140 करोड़, इधर कितना था, इधर भी 140 करोड़ था, बराबर है, बैलेंस शीट मैच रहेगी। अब मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये जो 40 करोड़ का प्रॉफिट है ना, इसमें से 30 करोड़ बोनस शेयर इशू कर दिए। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, शेयर कैपिटल हो जाएगा 130 करोड़ का और एक्यूमुलेटेड रिजर्व रहेंगे अब, या जनरल रिजर्व या जो भी फ्री रिजर्व है वो 10 करोड़ के रहेंगे। तो क्या मेरे एसेट रिलीज हुए? नहीं हुए। अगर बोनस शेयर इशू कर रहे हो ना, तो बोनस शेयर इशू करना इज नथिंग बट जो प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करना। अरे प्रॉफिट को आपने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया ना बोनस शेयर इशू करके, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं बोनस शेयर को इशू करना इक्विटी शेयर होल्डर को। अगर आपने डिबेंचर होल्डर्स को दिए तो अलग बात है, इक्विटी शेयर होल्डर को दिए तो उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, दैट्स इट। ये कोई डिविडेंड नहीं माना जाता। समझ में आया? उसके बाद नो एसेट्स आर रिलीज्ड एंड दस नो डीडी। डीडी मतलब डिली डेविल्स नहीं, डीम्ड डिविडेंड। एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी, किसको? बोनस डिबेंचर्स दिए या बोनस स्टॉक दिए किसी भी शेयर होल्डर को, बोनस शेयर्स दे रहे हो तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं उसको। बट अगर आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए उसको, तो उसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको बोलते लाइबिलिटी बढ़ा लिया अपनी आपने। डिबेंचर होल्डर होना और शेयर होल्डर होना में डिफरेंस है। तो आपने बोनस डिबेंचर्स दे दिए या डिबेंचर का स्टॉक दे दिया किसी भी शेयर होल्डर को, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे, वो डिविडेंड माना जाएगा 222 ए के हिसाब से। या फिर आपने बोनस शेयर्स दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बोनस शेयर्स अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हो तो भी उसको डिविडेंड माना जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर को दिए तो वो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं। बट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप अगर प्रॉफिट निकाल के उनको बोनस शेयर्स दे रहे हो तो वो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड प्रॉफिट बोला जाएगा और डिविडेंड है, ठीक है। तीसरा ये अपन ने पढ़ रखा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अगर कंपनी लिक्विडेशन में है और कंपनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन अगर अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, अगर कंपनी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है किसको? अपने शेयर होल्डर्स को। कब? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन बहुत जरूरी है। लिक्विडेशन होने के बाद में अगर प्रॉफिट देती है तो उसको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। लिक्विडेशन होने के बाद में अगर प्रॉफिट देती है तो उसको क्या बोलते हैं? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अरे क्या बातें कर रहे हो यार, समझ नहीं आया? समझ गया ना? देखो लिक्विडेशन हो गया, सब कुछ अपन ने गुंडाल कर लिया, सब कुछ पैक कर दिया, अब जिसको जितना पैसा देना है उतना दे दिए, इसको क्या बोलेंगे? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। हाँ बट लिक्विडेशन के वक्त दिया उसको डिविडेंड माना जाएगा। इसका एग्जांपल बताया आपको, आपने सेक्शन 46 में देखा था, सेक्शन 46 याद है? कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन लिक्विडेशन। कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को लिक्विडेशन के वक्त एसेट एज इट इज देती है तो कंपनी के हाथों में टैक्सेबल नहीं रहता।
कंपनी के हाथों में ट्रांसफर नहीं रहता, सेक्शन 46 उसको एग्जम्प्ट करता है। शेयर होल्डर के हाथों में जो शेयर्स वो फोरगो कर रहा है वो ट्रांसफर माना जाता है, और शेयर होल्डर के लिए उन शेयर्स का सेल कंसिडरेशन होता है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस डीम्ड डिविडेंड। शेयर मार्केट वैल्यू माइनस डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 22C बराबर है। मैंने आपको बताया था ये फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख का है, उसमें से 4 लाख का कैपिटल रीपेमेंट है, सॉरी 4 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करा है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, उसको डिविडेंड माना जाएगा। और क्योंकि ये डिविडेंड 4 लाख का आईएफओएस में टैक्सेबल है, तो कैपिटल गेन कंप्यूट करते वक्त आपका सेल कंसीडरेशन हो जाएगा 6 लाख रुपए। मैंने बता रखा है आपको, टैक्सेबल पूरे 10 लाख ही होंगे, बट 6 लाख कहां होंगे, 6 लाख कहां होंगे कैपिटल गेन्स में, 4 लाख कहां होंगे आईएफओएस में। जय श्री राम बच्चों, जय श्री राम। ठीक है, हाँ ये यहां पे लिखा है आफ्टर लिक्विडेशन डिविडेंड नहीं है, इट इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सब कुछ वाइंड अप हो गया है, पूरा गुंडाला हो चुका है। ठीक है, अब जिन जिन को जितना पैसा देना है वो वापस दे रहे हैं, जिनका कैपिटल अपने पास है वो वापस कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं। ठीक है, अगर शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, उस पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो भी उसको डिविडेंड माना जाएगा। और लास्ट वाला पॉइंट, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी को लगता है, ऊपर वाले 4 पॉइंट सबको लगते हैं, 222E सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी को लगता है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, डिविडेंड आप देते हो तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था, तो क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनीज क्या करती थी, लोन्स या एडवांस देती थी अपने शेयर होल्डर्स को, मतलब अच्छे खासे शेयर होल्डर्स को जिनका एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग है। क्योंकि अभी समझ लो आप मेरी कंपनी में हो, अपन प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी मतलब घर घर के लोग, अब मैं अगर आपको डिविडेंड दूंगा तो मेरे को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा। तो मैं क्या करता था, मैंने बोला भाई तू घर का ही है, तेरे को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगा के क्यों पैसा दूं, तो एक काम करना, तू लोन ले ले कंपनी से, तेरा 10 लाख का डिविडेंड बन रहा है, 10 लाख के पीछे मेरे को 2,30,000 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना पड़ेगा। तू एक काम कर, तू 2 लाख, तेरे को 10 लाख चाहिए ना, तू 10 लाख ले, पर डिविडेंड के नाम से नहीं, लोन के नाम से ले। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को, अब ये किसको नहीं देंगे, जिसका 1-2% शेयर है उसको नहीं, 10% से ज्यादा, क्योंकि जिसका 1-2% है उसको कंपनी देंगी नहीं, तो जिसके पास एटलीस्ट 10% इक्विटी शेयर है उसको कंपनी ने लोन दिया, तो वो लोन को डिविडेंड मानते। लोग समझदार हो गए, अरे साला शेयर होल्डर को दिया ना तो 222E के हिसाब से डिविडेंड माना जाता। फिर लोग क्या बोलते थे, एक काम कर मेरे को मत दे, मेरे भी आप पे मेरी बीवी को दे। तो सेकंड पॉइंट डाल दिया, एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को दिया ऑन बिहाफ ऑफ सच शेयर होल्डर, या उस शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए, मतलब आपकी बीवी को दिया, आपके पापा को दिया, उसको भी डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है, मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी है, अगर अपने शेयर होल्डर को कोई एडवांस या लोन दे दिए, डिविडेंड माना जाएगा। शेयर होल्डर के बिहाफ पे किसी और थर्ड पर्सन को दे दिए, उसको भी डिविडेंड माना जाएगा। अब लोगों ने उस तरह जुगाड़ निकाला, बोले एक कंसर्न है, एक कंपनी है, एक फर्म है जिसके अंदर मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20%। देखो, अब आप लोगों, मैं क्लोजली हेल्ड कंपनी हूं, आप मेरे शेयर होल्डर हो, आपको मैंने दिया डिविडेंड मान लिया, आपको मैंने दिया डिविडेंड मान लिया, फिर मैंने आपके पापा को दिया, उसको भी डिविडेंड माना। अब आप क्या बोलते हो, सर 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 हमको मत दो, एक कंपनी है जिसमें मेरा 20% 22% शेयर है, या एक फर्म है जिसमें मेरा 22% का प्रॉफिट शेयरिंग है, उस कंपनी को दे दो आप लोन, नहीं चलेगा। थर्ड पॉइंट, उसको भी डिविडेंड मान लिया। या फोर्थ पॉइंट, ऐसी कोई कंसर्न जिसमें आप मेंबर हो या पार्टनर हो, पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें आप पार्टनर हो, खत्म, इसको भी दिया तो भी डिविडेंड मान लेंगे। शेयर होल्डर को दिया, शेयर होल्डर के बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी को दिया तो भी डिविडेंड, ऐसी कंपनी को दिया, ऐसे कंसर्न को दिया जिसमें शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, 20% से ज्यादा शेयर है, तो भी डिविडेंड। चौथा, ऐसी किसी कंपनी को दिया, ऐसी किसी कंसर्न को दिया जहां शेयर होल्डर मेंबर या पार्टनर है, तो भी डिविडेंड, खत्म।
ठीक है। और सर हम अगर ऐसी कंपनी है जिनका काम ही लोन देना है, तो मतलब आप बैंकिंग सेक्टर में हो, प्राइवेट कंपनी हो, तो फिर डिविडेंड नहीं मान सकते भाई, वो तो काम ही हो गया लोन देना उनका। ये लास्ट पॉइंट में लिखा है, एक्सेप्शन, मनी लेंडिंग इज सब्सटेंशियल बिजनेस एंड लोन इज गिवन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तब उसको डिविडेंड नहीं मान सकते। नहीं तो मतलब बैंकिंग कंपनी जितने भी अपने शेयर होल्डर्स को लोन दे रही है, सब डिविडेंड माना जाएगा। अरे अभी अगर किसी कंपनी में मेरे शेयर्स है और मेरे को कभी जिंदगी में फ्यूचर में किसी काम के लिए लोन की जरूरत पड़ती है, तो मैं अपनी ही बैंक से लूंगा ना भाई। हाँ, तो तब वो डिविडेंड नहीं माना जाएगा। समझ में आया? फॉलोइंग पेमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। पहला, ट्रेड एडवांसेस, मतलब जो अपन उधार नगद देते हैं या एडवांस देते हैं इन द नेचर ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। जैसे अभी हमारा फर्टिलाइजर्स का काम है, ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स का सीजन शुरू होता है जुलाई में, जून जुलाई में शुरू होता है। तो हमको क्या करना पड़ता, हमको उनको पहले एडवांस में पैसे देने पड़ते हैं, ताकि हमको टाइम पे फर्टिलाइजर्स आ जाए, क्योंकि फर्टिलाइजर्स की बहुत शॉर्टेज होती है उस सीजन में। जब पूरे देश में लोग को लगता है, तो हमारे पास कहाँ से आएगा, तो हम कुछ एडवांसेस दे के रखते हैं, ट्रेड एडवांसेस, तो उसको डिविडेंड नहीं मानेंगे अगर ट्रेड एडवांस है तो। बायबैक के वक्त अगर पेमेंट कर रहे हो उसको डिविडेंड नहीं मानेंगे, याद रख लेना। और तीसरा, मर्जर डीमर्जर की स्कीम है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स है, तो उसको भी डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसके अंदर ना एक शानदार पॉइंट है, इसके अंदर एक शानदार पॉइंट है जिसकी अभी कोई इज्जत नहीं बची है, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। आप सुन लो। अब क्या हो गया, ये 222 के वजह से मेरा 3 लाख रुपए का डीम्ड डिविडेंड था। क्या था? डीम्ड डिविडेंड था 3 लाख रुपए का 222 के से। मतलब ये पेमेंट एक्चुअली मेरे को डिविडेंड नहीं मिला था, बट ये 222 के ऑपरेशन के वजह से मेरे को ये 3 लाख रुपए का डीम्ड डिविडेंड माना गया था। अब क्या हुआ, ये मेरी बात है, समझ लो अप्रैल की। अब इसी साल कंपनी ने 10 लाख रुपए का एक्चुअल में डिविडेंड डिक्लेयर करा, एक्चुअल डिविडेंड डिक्लेयर करा। अब जितना मेरे को 3 लाख रुपए डीम डिविडेंड के नाम पे चार्ज हो चुका है, अब मेरे को 10 लाख मिला एक्चुअल में, तो अब क्या मेरे को 13 लाख टैक्सेबल होगा? नहीं नहीं, टोटल डिविडेंड कितना है? 10 लाख, जिसमें से 3 आप ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो। तो अब जो ये है सेट ऑफ अलाउड है, मतलब पहले 3 पे ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो ना, तो अब जो एक्चुअल डिविडेंड मिलेगा उसमें से जो ऑलरेडी हमने मान रखा है वो टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब अब कितना टैक्सेबल होगा? सिर्फ 7 लाख रुपए। इसको बोलते हैं सेट ऑफ डिविडेंड, सेट ऑफ अलाउड है। मतलब जिस साल डिविडेंड, देखो आपने कोई लोन वोन लिया, उसको डिविडेंड मान लिया, फिर उस साल कंपनी ने एक्चुअल में 10 लाख रुपए डिक्लेयर करा डिविडेंड, तो अब आपका 10 लाख टैक्सेबल है आपके हाथ में। बट जिसमें से 3 लाख तो ऑलरेडी मान लिया था, जो कि डिविडेंड था भी नहीं, तो बोलते ठीक है बचे हुए 7 लाख पे आप पेमेंट कर दो, काहे घबरा रहे हो, काहे चिल्ला रहे हो, चिल्ला चलोट मत करो, भरो चुपचाप 7 पे। समझ आया? सर एक क्वेश्चन है स्टॉक ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड का। भाई वो क्वेश्चन मैं टोटल कंप्यूटेशन में सिखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा ना कि भाई तुम्हारा पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा काम खत्म हो जाएगा, अब चिंता मत करो। स्टॉक ओवर वैल्यूड, स्टॉक अंडर वैल्यूड टोटल कंप्यूटेशन में आएगा। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वहां पे कैश बेसिस फॉलो होता है, तो वहां पे अपन नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल से हिसाब से नहीं जाते, वहां पे इनकम निकालते रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर करके, वो भी करवाऊंगा। वो यूजुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर्स का ही आता है जो कैश पेमेंट फॉलो करते हैं, तो बस वो करवाऊंगा मैं, चिंता मत करो, दिमाग के अंदर सब फिट है क्या क्या करवाना है। तुम अगर फेल हो गए तो तुम्हारे बच्चे होंगे, मेरे बच्चे फेल नहीं होंगे कि मैंने एक भी कंटेंट में कंजूसी करी है, पूरा पेट भर के दिल खोल के दूंगा, आप चिंता मत करो उसकी। ठीक। हाँ, ये हो गया। हाँ, फिर उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? सिर्फ इसमें एक चीज काम की है कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसके अंदर कैपिटलाइज प्रॉफिट आता कि नहीं आता, ये एक मुद्दे वाली बात है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको एग्जाम में, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो क्या हुआ, हमारे पास जो अभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था ना, ये था 40 लाख, और हमने पिछले साल हमने क्या करा था, 10 लाख रुपए का जो अपना प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करा था। कैसे कैपिटलाइज करेंगे? बोनस शेयर्स इशू करके। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में
कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आता है या सिर्फ अनकैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आता है? मतलब हमारा प्रॉफिट 40 लाख है, प्लस हमने 10 लाख रुपए के बोनस शेयर्स दिए हैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर को। तो अगर आप बात करोगे 222 ए से लेके डी तक की, अगर आप बात करोगे 222 ए से लेके डी तक की, तो उसके लिए आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विल बी 50 लाख। बट अगर आप बात करोगे सेक्शन 222 ई की, तो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जाएगा सिर्फ 40 लाख। मतलब ये हो गया इसका, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 222 ए टू डी, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 222 ए टू डी, accumulated profit includes capitalized profit। ये 10 लाख भी इंक्लूड होता है उसके अंदर। accumulated profit includes capitalized profit, but for the purpose of 222E accumulated profit does not include capitalized profit। मतलब सिर्फ आपको अनकैपिटलाइज्ड या नॉन कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट ही लेना पड़ेगा। तो 222A to D आपका डिविडेंड 50 लाख तक हो सकता है, जितना आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। बट 222E में आपका डिविडेंड सिर्फ 40 लाख तक होगा, क्योंकि जो कैपिटलाइज प्रॉफिट है वो इंक्लूड नहीं होता है 222E में। समझ आया क्या? कैपिटलाइजेशन मतलब इक्विटी शेयर्स। सर ये पूरे सेक्शन में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये पूरा सेक्शन यूजलेस है। मतलब आप जो डिम डिविडेंड वाला पॉइंट है ना, ये वाला पूरा का पूरा है ना, ये इसको आप ऐसे काट भी दो ना, तो आपका कुछ ज्यादा उखड़ नहीं जाएगा। सही में 10 में से एक एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पे, बाकी सारा ये वेस्ट है। और सबसे ज्यादा गंदा वाला यही पॉइंट है, सबसे ज्यादा गंदा डीम डिविडेंड का पॉइंट है 222 ए से लेके ई तक। आधे बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि शेयर कैपिटल के रिडक्शन के वक्त साला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। फाइनल का कंटेंट है भाई, ये जबरदस्ती दे रखा है। अपने को सिर्फ इंटर में ये काम का है 222C वाला। और जब आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व करा होगा ना 46 वाला, सेक्शन 46 जो मैंने आपको बताया था, तो आपको मजा आ गया होगा उसमें, वो पीसी वाला, एग्रीकल्चरल लैंड वाला। ठीक है, अब देखो यहां पे ये लिखा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूड्स कैपिटल प्रॉफिट, मतलब कैपिटलाइज प्रॉफिट, बोनस शेयर्स इशूड ओनली फॉर क्लॉज ए टू डी, मतलब 222 ए से लेके डी तक कैपिटलाइज प्रॉफिट को भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में लिया जाता है। बट फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ई कैपिटलाइज प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते। फिर ये एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडर करते कि नहीं करते, टैक्सेशन के लिए जो प्रोविजंस बनाई है उसको कंपेयर करते कि नहीं करते, गवर्नमेंट कंपनी में पिछले 3 साल का प्रॉफिट 3 साल के पहले का प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता, फिर अमालगमेशन के केस में कैसे करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। मैंने एकदम शिद्दत से लिख लिया है, रीड वंस। सर हमको अगर टाइम मिला तो ये पढ़ने के बजाय गिफ्ट पढ़ना, ज्यादा मार्क्स आएंगे उससे। ठीक है, हाँ। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम बहुत सिंपल सी है। ठीक है, लॉटरी, अरे बाप रे बहुत मोटा हो गया सर के इधर से, आई थॉट मेरा ही हो रहा, लैग हो रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, टेक्निकल इशू के लिए मुझे खेद है, और ये मेरे को अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डेड डालना पड़ रहा है। बट अगेन इससे कुछ नहीं रुकता, ना पढ़ाई ना आप ना मैं। आप 1 घंटा 14 मिनट के बाद वापस से देख लेना। ठीक है, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम मतलब क्या है? ऐसी इनकम जिसमें आपको कोई एफर्ट्स नहीं लेना है। और क्योंकि मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ तो मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगा, आप पॉज करके लिख लेना। ठीक है, इसके पहले मैंने दिया है। कैजुअल इनकम मतलब ऐसी इनकम जिसमें आपने कोई एफर्ट्स नहीं डाल रखे, आप नॉर्मली कर रहे हो और आपकी
जो इनकम है वो हो जा रही है, मतलब कुछ खास आपने एफर्ट्स नहीं डाल रखे, डेली में कुछ काम नहीं कर रहे हो, जैसे आपको लॉटरी लग गई, आप क्रॉसवर्ड पजल से गेम जीत गए, हॉर्स रेस का, कार्ड गेम्स, या एनी सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग, बेटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी नाम दे दो। एंड इस बार नया सेक्शन आया, नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम से जो आपको पैसा आएगा वो 115 BBJ में आया हुआ है। दोनों के रेट 30% ही है, दोनों के रेट 30% है। सरचार्ज जो लगता है वो लगेगा, और 4% हेल्थ एजुकेशन सेस। रेट ऑफ टैक्स बदला है, सिर्फ 30% पे टैक्स लगेगा। इसका TDS भी 30% से ही होता है, ठीक है। कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, नॉट इवन जो आप टिकट खरीदते हो ना, हॉर्स रेस के लिए आप जो टिकट खरीदते हो, लॉटरी के लिए जो आप टिकट खरीदते हो, उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। प्लस कैजुअल इनकम में से चैप्टर 6 के डिडक्शंस नहीं मिलते। चैप्टर 6 के डिडक्शंस दो चीजों में से नहीं मिलते, एक कैजुअल इनकम और दूसरा कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 1111A, सॉरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 1111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A और 112 वाला। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो नॉर्मल वाला है वो नॉर्मल इनकम मानी जाती है, उसमें से मिल जाते हैं। बट जो स्पेशल नेचर के कैपिटल गेन है उसमें से नहीं मिलता, ना कैजुअल इनकम में से मिलते हैं चैप्टर 6 के डिडक्शंस। प्लस अगर आपके पास कोई अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है जिसका बेनिफिट अपने को कैपिटल गेन्स में मिलता था, वो यहां पे नहीं मिलेगा। ना ये लॉटरी बेटिंग में से मिलेगा, ना ये ऑनलाइन गेम्स की विनिंग में से मिलेगा। डन है? यस। अब देखो, लॉटरी की इनकम या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ये जो इनकम आपको दी रहेंगी ना, ये नेट इनकम दी रहेगी, मतलब आफ्टर TDS। आफ्टर TDS तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेट अस अज्यूम आपको दे रखा है लॉटरी से आप जीते हो 70,000, ये आपके कहा दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहां पे सामने लिखे हुआ है नेट, नेट विनिंग। तो इसका मतलब क्या है, आपके हाथ में 70,000 रुपए आए हुए हैं, ये नेट अमाउंट है। ये आपकी इनकम 70,000 नहीं है, ये टैक्स काटने के बाद का अमाउंट है। तो आपकी ग्रॉस कब करना पड़ेगा, आपको ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा। तो आपकी ग्रॉस इनकम रहेगी 70,000 डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट, तो ये हो जाएगा 70,000 डिवाइड बाई 0.70, मतलब आपकी इनकम होगी पूरी 1 लाख रुपए की। ये 1 लाख रुपए की आपकी इनकम टैक्सेबल होंगी, कहां पे? IFOS में, ठीक है। 1 लाख रुपए की इनकम आपकी कहां टैक्सेबल होंगी? IFOS में। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे रहेगा? पहले जब आप PGBP की इनकम निकाल रहे हो तो आपने तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्रेडिट कर रखा है 70,000। क्या ये 70,000 PGBP का है? नहीं। क्रेडिट कितना किया है? 70,000। तो आपको PGBP में से लेस करना पड़ेगा 70,000। PGBP में से 70,000 ही माइनस करना, 1 लाख माइनस मत करना। और जो आपके IFOS की आप इनकम निकालोगे, IFOS में आपको डालनी रहेगी 1 लाख रुपए, ठीक है। ऐसे जैसे भी करके जो भी आपको सिचुएशन है, आपको ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, जो भी आपका अमाउंट आएगा उसमें से आपको जो भी डिडक्शंस मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। चैप्टर 6 से डिडक्शंस कैजुअल इनकम में से नहीं मिलते, याद रखना। मतलब बाकी 80C वगैरह में से, PGBP की इनकम में से तो मिलेंगे ही रे, हाँ। तो ये डिडक्शंस मिल जाएंगे, ये हो जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम। इस पे आप निकालोगे टैक्स, बराबर है। अब ये जो टैक्स निकालोगे ना, इसके अंदर जो भी आपकी लाइबिलिटी आएगी उसमें जो आपका जो 30,000 का टैक्स कट चुका है उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, TDS का आपको क्रेडिट मिलेगा, ये भी याद रखना। नहीं तो आप टैक्स लाइबिलिटी फाइनल अमाउंट निकाल दोगे बिना 30,000 माइनस करे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें से ये माइनस कर देना, क्योंकि ये 30,000 आप ऑलरेडी दे चुके हो गवर्नमेंट को, ठीक। हाँ, ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट है, आप इसको पॉज करके लिख लो। 70,000 अगर क्रेडिट हुए तो 70,000 अपने को PGBP में से लेस करना पड़ेगा, बट आपकी इनकम 70,000 नहीं है, 1 लाख रुपए। कैसे? ग्रॉस अप करने के बाद, ऐसे ग्रॉसिंग अप करते। कहीं TDS अगर 10% से कटाए तो 0.90 से डिवाइड करते हैं, जैसे इंटरेस्ट के केस में 10% का TDS कटता है, बराबर। तो अपन क्या करेंगे? 0.90 से डिवाइड करेंगे। डन है? हाँ। तो ये दिया है, इफ नेट अमाउंट इज गिवन इट शैल बी ग्रॉस्ड अप एंड टैक्स विल बी लेविड ऑन ग्रॉस इनकम। ग्रॉस कैसे करते हैं? नेट अमाउंट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। अगर ग्रॉस अमाउंट दिया है तो वापस ग्रॉसिंग अप मत करना, बेवकूफ कहलाओगे, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मैंने बता रखा है, अगर इन्वेस्टमेंट हेल्ड कर रखी है तो IFOS में, स्टॉक इन ट्रेड है तो PGBP में, डिविडेंड ऑलवेज IFOS, ठीक है। कुछ इंटरेस्ट है जो एग्जम्प्ट है, जिसपे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन 10, 15।
1015(1) कहता है कि पोस्ट ऑफिस में जो आपका सेविंग अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस में जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, उससे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा 3500 और 7000 डिपेंडिंग ऑन कैसा अकाउंट है। अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3500 का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट रहता है। डिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, 10,000 का जो डिडक्शन मिलता है वो अलग है, टीटीए और टीटीबी वाला, टीटीए का 10,000, टीटीबी वाला 50,000, वो अलग है, वो डिडक्शन मिलता है। ये 3,500 पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट रहेगा, और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपए एग्जाम्प्ट रहेगा। क्लियर है? सिमिलरली जो अपन ने ये 54 ईसी वाले बॉन्ड्स देखे थे ना, उस पे का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होता है। साथ में अपन ने जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स देखे थे, कहां पे? कैपिटल एसेट में। ये कैपिटल एसेट नहीं रहते, तो वही मैंने लिखवाया था, इन पे का जो इंटरेस्ट है वो भी एग्जाम्प्ट होता है। ये तीन चीजें, इन तीन चीजों पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, ये इंटरेस्ट दिए हुए होते हैं, तो याद रखना ये वाले जो नीचे दिए हुए इंटरेस्ट है ये एग्जाम्प्ट रहेंगे। क्लियर? यस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, गिफ्ट। भगवान का दया, भगवान के शुक्र है, गिफ्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर एक वर्चुअल डिजिटल एसेट ऐड हुआ है कि आपको अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट भी मिलता है तो भी वो आपके हाथों में टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, हाँ। गिफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं। मैं चाहता हूं आप इसको एक बार पहले पूरा का पूरा पढ़ लो। ये फुल स्क्रीन आपके स्क्रीन पे विजिबल होंगे आराम से, आप इसको पूरा का पूरा एक बार पॉज करके पढ़ लो। देखो मैंने इसको इतने शानदार तरीके से दे रखा है ना कि सब कुछ आसान रहेगा। वीडियो को पॉज कर लो और एक बार पढ़ लो, कहां से कहां तक? ये यहां तक, यहां तक एक बार पढ़ लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके। मैं नहीं रोक रहा हूं, मतलब क्योंकि मैं तो रिकॉर्डेड दे रहा हूं। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि सब बच्चों ने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो भैया आप नालायक हो। ठीक है, अब देखो गिफ्ट के अंदर सबसे पहली कंडीशन जो आपको पता है, वो गिफ्ट मतलब होता क्या है? आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है, आपको अगर कोई भी प्रॉपर्टी मिल रही है, दो टाइप से मिल सकती है। एक तो पूरा का पूरा फ्री में, या डिस्काउंट पे। ये वर्ड्स लीगल नहीं है, मैंने बना रखे हैं, मतलब सारे लोग ये यूज करते हैं। फ्री मतलब विदाउट कंसीडरेशन, फ्री मतलब विदाउट कंसीडरेशन, और डिस्काउंट पे मतलब फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। फ्री मतलब विदाउट कंसीडरेशन, डिस्काउंट मतलब इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी जो आपको एज अ गिफ्ट मिल रही है, चाहे ये फ्री मिल रही है चाहे ये डिस्काउंट पे मिल रही है, इसकी तीन चीजें ध्यान रखना। पहली बात, ये जो गिफ्ट है ये रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होता है, एक। दूसरा, तभी टैक्सेबल होता है जब वो उसके लिए कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट फॉर रेसिपिएंट। हाँ जी, अगर किसी को कार गिफ्ट में देते हो ना, टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कार उसका कैपिटल एसेट नहीं हो सकता। आप किसी को ज्वेलरी दे रहे हो, टैक्सेबल होगा। ठीक है, मैं आपको अपनी टी शर्ट दे दे रहा हूं रौनक जैन को, ये टैक्सेबल नहीं होंगी क्योंकि ये मेरा पर्सनल इफेक्ट है। ओके, दो चीज, एक पहला क्या है कि ये रेसिपिएंट के हाथों में, गिफ्ट मतलब एक तो एक गिफ्ट होता है, मतलब इसको जो बोलते हैं प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर फ्री, विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इसको गिफ्ट बोलते हैं। दूसरा, ये गिफ्ट रेसिपिएंट के हाथों में टैक्सेबल होता है। और तीसरा, ये कैपिटल एसेट होना चाहिए रेसिपिएंट के लिए, तभी टैक्सेबल रहेगा। इफ इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट इट वोंट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, तीसरा, इसमें हर चीज में लिमिट है 50,000 की, और टैक्सेबिलिटी अलग अलग है। हर चीज में लिमिट है 50,000 की, टैक्सेबिलिटी अलग अलग है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझोगे, बहुत इजीली जाएगा। ठीक है, ओके, ये पहली चीज क्लियर है। प्रॉपर्टी हो सकता है आपको फ्री में मिले, मतलब विदाउट कंसीडरेशन, हो सकता है आपको डिस्काउंट में मिले। ये दोनों अलग अलग केस है। फ्री में मिलना अलग केस है, डिस्काउंट में मिलना अलग केस है। दो अलग अलग केसेस है, फ्री में मिलना, डिस्काउंट में मिलना। रेसिपिएंट के हाथों में टैक्सेबल रहेगा, तभी रहेगा जब ये कैपिटल एसेट है रेसिपिएंट के लिए, देने वाले के लिए नहीं, लेने वाले के लिए कैपिटल एसेट होना चाहिए। मतलब मैं अगर आपको शेयर दे रहा हूं तो शेयर्स आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एसेट है, आपके हाथों में शेयर्स टैक्सेबल होंगे। बट वही अगर मैं ये शेयर्स अपने दोस्त को दे रहा हूं जो शेयर्स में डील करता है, शेयर्स में डीलर है, तो उसके लिए ये स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा, कैपिटल एसेट नहीं, और उसके हाथों में ये टैक्सेबल नहीं होगा आईएफओएस में। क्लियर है? यस।
फिर कहाँ टैक्सेबल होगा, WDV टू प्रीवियस ओनर, WDV नहीं, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। गिफ्ट मिला सेक्शन 43(1), तो उसके लिए कॉस्ट क्या रहेगी, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। 43(1) जाके एक बार पढ़ लेना, वो टेबल जो मैंने बना के दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में इधर में आएगा, ठीक है, ओके। अब जो प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिल रही है ना, ये प्रॉपर्टी 3 टाइप की हो सकती है। ये प्रॉपर्टी हो सकती है 3 टाइप की। एक तो हो सकता है मनी, मनी मतलब मनी में कैश आ गया, अकाउंट पे ही चेक से पैसा दिया वो भी आ गया। दूसरा आपको मिल सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी, और तीसरा आपको मिल सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये 3 चीजें आपको मिल सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मनी कभी डिस्काउंट में नहीं दे सकते, मनी कभी भी डिस्काउंट में नहीं दे सकते। अरे किसी को पैसा दे रहे हो, ऐसा थोड़ी बोलोगे ये ले 5,000 ले, 2,000 वापस दे मेरे को, या 5,000 के पैसे हैं मैं तेरे को 3,000 में दे रहा हूं, ऐसा थोड़ी होता है। 3,000 दूंगी किसी को 3,000 देना है तो, ठीक है। ये तो वो वाली बात हो गई कि पहले है ना, हम मारवाड़ी है तो हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी रिश्तेदार वगैरह आता है ना, तो उसको सीग में पैसे देते हैं, लिफाफा। तो मेरी मम्मी बड़ी थोड़ी सी काट कसरी है, इकोनॉमिकल है, कंजूस नहीं है। तो किसी को पैसे देना है ना, अब डिपेंड करता है आप पैसे कितने दिए जाते हैं, कि वो बंदा कितना पास का है। बहुत पास का है तो 5,000 एक देंगे, थोड़ा पास का है मतलब अच्छा खासा पास का है 2,000 देंगे, बहुत दूर का कोई है 100 रुपए दे के निपटाते हैं। तो अभी किसी को देने 201 रुपए, मम्मी के पास 200 रुपए है नहीं, 100 की 2 नोट भी नहीं है और 200 की भी नोट नहीं है। तो मम्मी फिर है ना उसको नहीं बोलती कि ये आपको 200 देने, ये 500 लो, 300 वापस दो। 500 डिस्काउंट में नहीं देती मम्मी, मेरे पास आती है, ए प्रणव तेरे पास 100 की 2 नोट है दे। तो मनी कभी डिस्काउंट में नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया ना, ये 2 केसेस होती है, एक फ्री वाला और एक डिस्काउंट वाला। तो मनी के केस में एक ही केस होता है, और मनी आपको टोटल अमाउंट जो रिसीव हो रहा है इन फाइनेंशियल ईयर, आपको टोटल अमाउंट जो फाइनेंशियल ईयर में मिल रहा है वो 50,000 रुपए तक है, तो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट नहीं बोल सकते, टैक्सेबल नहीं है। बट जैसे ही पैसा ग्रेटर देन 50,000 आया तो पूरा टैक्सेबल रहेगा, पूरा टैक्सेबल रहेगा। 50,000 के ऊपर 1 रुपए मिला, 50,000 1 रुपया मिला ना, तो पूरा का पूरा 50,000 1 रुपया टैक्सेबल रहेगा। या ध्यान से सुन लो मेरी बात, पैसा मनी अगर आपको मिल रहा है, इट कैन बी इन कैश, इट कैन बी बाय अकाउंट पे चेक, इट कैन बी बाय ऑनलाइन ट्रांसफर। अगर आपको पैसा 50,000 के ऊपर मिला साल भर में, सारे के सारे लोगों से, सारे के सारे लोगों से 50,000 के ऊपर मिला, तो भैया ये पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा। 50,000 के ऊपर का नहीं, पूरा का पूरा। तो मनी में अपन क्या देखते हैं पता है, मनी में अपन देखते हैं ऑल ट्रांजैक्शंस, मनी में अपन देखते हैं ऑल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी ये 2 तरीकों से मिल सकती है, फ्री में या डिस्काउंट पे। फ्री में मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी में यूजुअली क्या मिलता है, ज्वेलरीज मिल सकती है, गोल्ड के बुलियंस मिल सकते हैं, या फिर मिल सकते हैं आपको शेयर्स। कार वार मिलती नहीं है, मिल भी गई तो कैपिटल एसेट नहीं है। तो अगर फ्री में मिल रहा है तो ये एक अलग है, और डिस्काउंट पे मिल रहा है तो ये दूसरा है। फ्री वाले के लिए 50,000 का लिमिट अलग है, डिस्काउंट वाले के लिए 50,000 का लिमिट अलग है। और यहां पे भी मूवेबल एसेट में भी आपको ऑल ट्रांजैक्शंस देखने हैं, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस देखने हैं। मूवेबल एसेट में भी आपको सारे के सारे ट्रांजैक्शन देखने हैं। अब सारे के सारे ट्रांजैक्शन फ्री वाले अलग, डिस्काउंट वाले अलग। जितनी भी आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, अब पहली मूवेबल प्रॉपर्टी 20,000 की मिली है शेयर्स, क्वेश्चन में आप उसको डायरेक्टली बोल मत देना, ये टैक्सेबल नहीं है, ये टैक्सेबल नहीं है, बोल मत देना। क्यों? क्योंकि आपको सारी की सारी ट्रांजैक्शंस देखनी है। साल भर में जितने भी लोगों से आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, फ्री वाली अलग, डिस्काउंट वाली अलग। फ्री वाले की टोटल मारना, अगर ये 50 के ऊपर रहा, अगर ये 50 के ऊपर रहा तो पूरा का पूरा टैक्सेबल, अगर ये 50 के ऊपर रहा तो पूरा का पूरा टैक्सेबल। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में अपन क्या देखते हैं भैया, मूवेबल प्रॉपर्टी में अपन देखते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में अपन देखते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ये याद रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिंगल सिंगल चीजों पे देखना पड़ता है, मतलब सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन देखना है।
मूवेबल प्रॉपर्टी क्या करेंगे, मूवेबल पे आते हैं वापस। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या करेंगे, सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी जितनी है वो देखेंगे, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे। फ्री वाली अलग, डिस्काउंट वाली अलग, फ्री वाली अलग, डिस्काउंट वाली अलग, सारी फ्री का टोटल मारो। सारी की सारी जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी आपको फ्री में मिली है उनका टोटल मारो। अगर ये 50,000 के ऊपर है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। आपको 55,000 के सारे फ्री वाले मूवेबल प्रॉपर्टीज के ट्रांजैक्शन है, पूरा का पूरा 55,000 टैक्सेबल, पूरा का पूरा 55,000 टैक्सेबल। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी डिस्काउंट वाली, इनका अलग से टोटल मारो। यहां पे टोटल मारना है डिस्काउंट का, यहां पे टोटल मारना है डिस्काउंट का। अगर डिस्काउंट ग्रेटर देन 50,000 है, डिस्काउंट अगर ग्रेटर देन 50,000 है, डिस्काउंट 50,000 से ऊपर है, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, डिस्काउंट अगर 50,000 से ऊपर है तो पूरा का पूरा डिस्काउंट टैक्सेबल। आई रिपीट, पूरा का पूरा डिस्काउंट टैक्सेबल। ठीक है, अब यहां तक का पढ़ लेते हैं। मनी और चेक, ऑल ट्रांजैक्शंस देखने आपको। इफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम वन और मोर पर्सन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन 50,000, होल अमाउंट ऑफ मनी इज टैक्सेबल। ठीक है, रिसीट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी लिमिट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस मिला के। फ्री में मिला है मतलब विदाउट कंसिडरेशन, कंसेशनल मिला है मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए। तो फ्री में क्या रहता है, अगर एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो पूरा का पूरा फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल है। और डिस्काउंट में अगर एग्रीगेट डिस्काउंट 50,000 से ऊपर है तो पूरा का पूरा डिस्काउंट टैक्सेबल है। 50,000 के ऊपर का डिस्काउंट टैक्सेबल मत कर देना, पूरा का पूरा डिस्काउंट टैक्सेबल है। समझा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको सिंगल ट्रांजैक्शंस के लिए लिमिट देखनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिंगल ट्रांजैक्शंस के लिए लिमिट देखनी है। प्लस ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का है ना गेम थोड़ा अलग है। यहां पे दो चीजें आपको जो याद रखनी है, पहला अपन उनका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे, दूसरा ये सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए देखेंगे। मतलब आपको जमीन मिली है, फ्री में मिली है 25,000 की, ये इस पे टैक्स नहीं लगेगा, इसको छोड़ दो, इसमें सबका टोटल मत मारना। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सबका टोटल मत मारना, इमूवेबल प्रॉपर्टी में सबका टोटल मत मारना, इमूवेबल प्रॉपर्टी में सबका टोटल मत मारना। इमूवेबल प्रॉपर्टी में अलग अलग ट्रांजैक्शन देखने हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में अलग अलग ट्रांजैक्शन देखने हैं। अभी तक आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप नालायक हो। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में फ्री वाला और डिस्काउंट वाला। फ्री वाले में क्या रहेगा सर, अगेन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की ग्रेटर देन 50,000 है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल रहेगी। हाँ या ना बोलो। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल रहेगी। सिंगल ट्रांजैक्शन मतलब किसी ने आपको जमीन दिया 40,000, नॉट टैक्सेबल। सर टोटल नहीं, सिंगल ट्रांजैक्शन। किसी ने आपको जमीन दिया 49,999 में, नॉट टैक्सेबल। किसी ने आपको बिल्डिंग दिया 50,000 की, नॉट टैक्सेबल। किसी ने आपको बिल्डिंग दिया 50,000 1 रुपए की, पूरा का पूरा 50,000 1 रुपए टैक्सेबल। ठीक है, डिस्काउंट वाले में क्या है, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्काउंट पे मिली है, ओ माय गॉड, मतलब कैसे होगा सीन, कैसे होगा सर, ये वो सीन होगा, कौन सा, जमीन सस्ते में बेचा, लैंड एंड बिल्डिंग। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग ही से, लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा और कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरे को पता नहीं है, आपको पता होंगी तो अलग बात है। आपको सस्ते में मिला मतलब किसी ने सस्ते में बेचा, आपको सस्ते में मिला मतलब किसी ने सस्ते में बेचा। और जब कोई आदमी सस्ते में जमीन या लैंड या बिल्डिंग बेचता है तो उसके लिए और आपके लिए कैपिटल एसेट, तो उसके लिए सेक्शन 50C लगता है। और सेक्शन 50C उसके लिए सेल कंसिडरेशन काय को मानेगा, मुद्दे की बात बताऊं, जितना उसके लिए सेल कंसिडरेशन ना उतना आपके लिए सेम टू सेम है। मैं बताता हूं, सिम चिंता मत करो। तो उसके लिए 10% का मार्जिन है, हाँ बिल्कुल है। अब कोई बंदा है जिसने एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितना है, 1 लाख रुपए का, और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है इसकी, इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू समझ लो 1,07,000 रुपए। अब बताइए डिस्काउंट कितना है, नहीं नहीं, अच्छा
चलो अभी इसको नहीं पढ़ते, पहले अपन कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो सेलर है उसके लिए क्या रहेगा, सेलर के लिए 1,07,000 की चीज उसने 1 लाख में बेचा, तो सेलर के लिए ये कैपिटल एसेट है, उसके लिए कैपिटल गेन्स होगा, उसका जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, उसके लिए नेट सेल कंसिडरेशन क्या होगा, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, बट 10% का मार्जिन है, मतलब अगर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का 10%, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, तो क्या होगा, नेट सेल कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अपने केस में देखो 110% से कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, तो क्या होगा, नेट सेल कंसिडरेशन हो जाएगा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, तो उसके लिए नेट सेल कंसिडरेशन हो जाएगा 1 लाख माइनस जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो भी होगा XYZ अमाउंट, उसका कैपिटल गेन्स निकल जाएगा, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है, बराबर। ये मैं पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, अगर इसको ही कायदे में बोल दूं तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब रेसिपिएंट की बात करते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन रेसिपिएंट की। रेसिपिएंट के लिए ए डिस्काउंट कितना है भैया, डिस्काउंट इज इक्वल टू 7,000, यहां पे भी 50,000 की लिमिट है, अब डिस्काउंट 7,000 से कम है ना, डिस्काउंट इज लेस देन 7,000, सॉरी लेस देन 50,000, तो टैक्सेबल नहीं रहेगा। अब क्या हुआ, जब ये सेलर को 10% का मार्जिन दिया ना, तो बायर को भी दिया 10% का मार्जिन, 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। अब यहां पे क्या करा, यहां पे लिमिट दिया, एक तो जो लिमिट होती है वो लिमिट लिमिट कितनी है 50,000, और 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, ये सेकंड चीज ज्यादा की दे दिया। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितना है 1 लाख, तो 1 लाख का 10% 10,000, ये दोनों में से जो भी लोअर है 50,000 और 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, ये दोनों में से जो भी लोअर है, अगर इससे ज्यादा डिस्काउंट है तो डिस्काउंट टैक्सेबल है। 50,000 लिमिट IFOS की जैसी थी वैसे, 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन की लिमिट दिया है ना। अब आपको मुद्दे की बात बताता हूं, याद रट्टा मारने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। अगर सेलर के लिए, अगर सेलर के लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नेट सेल कंसिडरेशन बनता है, तो रेसिपिएंट को टैक्सेबल होता है। अगर सेलर के लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ही नेट सेल कंसिडरेशन रहता है, मतलब 10% के अंदर है मार्जिन के, तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन जितना है उतना ही उसका सेल कंसिडरेशन हो जाएगा, तो बायर को टैक्सेबल नहीं रहेगा। अपने केस में डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है 7,000, जो लोअर से मतलब जो 10,000 है उससे कम है, तो नॉट टैक्सेबल रहेगा। इसका इतना दिमाग ही नहीं लगाना भैया, उसके लिए एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ही नेट सेल कंसिडरेशन है, तो टैक्स नहीं लगेगा। ये आप लिख लो एक बार इसको, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल, ये लिख लिया होगा, पॉज कर, अरे पॉज करके लिख। दूसरा एग्जांपल, एक्चुअल नेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1,12,000, ठीक है। अब क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है, तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना हो गया 1,12,000। अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर सेलर के लिए नेट सेल कंसिडरेशन इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो बायर को टैक्सेबल होगा ये डिस्काउंट। हाँ, अब देखो क्या होगा, लिमिट कितना हो जाएगा 50,000, लिमिट कितना हो जाएगा, नहीं नहीं हायर नहीं है, अच्छा ये ओ सॉरी सॉरी, ये लोअर नहीं हायर है, ये लिमिट कितना हो जाएगा 50,000, और 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितना हो गया 10,000। दोनों में से हाइयर क्या है, ये हाइयर है 50,000। अब यहां पे मैं अगर बात करूं, अरे यार नहीं ये गड़बड़ हो गया थोड़ा कुछ तो, अरे ये एग्जाम्पल बहुत छोटा ले लिया मैंने,
ये 50,000 की लिमिट मिनिमम है जितनी थी, या 10% की मार्जिन और है। अब ये बताता हूं, मैं आपको जो बता रहा था ना वो ये इसमें नहीं आया, ये इसमें तो पांचेट हो गया ये। हायर 50,000 है, डिस्काउंट कितना है 12,000, डिस्काउंट 12,000 है और 50,000 की लिमिट है, तो 12,000 तो उसके नीचे ही है, तो भैया नॉट टैक्सेबल होगा आगे। ठीक है, अब बड़ा एग्जांपल लेता हूं जिससे अब मैं जो समझाना चाह रहा था वो हो जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है हमारा, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है 60 लाख रुपए। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है 64 लैक्स, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है 64 लैक्स। अब मेरे को बताओ डिस्काउंट कितना हो गया 4 लाख। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए था, नॉर्मली होना चाहिए था सिंस डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 50,000, देयरफॉर डिस्काउंट मतलब 4 लाख टैक्सेबल होना चाहिए था। बट ये आदमी क्या बोलता है, ओ भाई ये तुमने 50,000 के ऊपर का बोल दिए, पर वो जो सेलर है उसको तो 10% का मार्जिन दिया है, उसको तो 10% का मार्जिन दिया है ना, मेरे को भी 10% का मार्जिन दो, मेरे को भी 10% का मार्जिन दो। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट आया, कौन सा, कि इफ डिस्काउंट शुड बी, नहीं नहीं, इफ डिस्काउंट इज ग्रेटर देन हायर ऑफ ए 50,000 और बी 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, देन डिस्काउंट विल बी टैक्सेबल। ये अपन पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ये बड़े बड़े ट्रांजैक्शन के लिए। नॉर्मली क्या है, यहां डिस्काउंट कितना है 4 लाख का, क्योंकि 60 लाख की चीज है 64 में सॉरी 64 की चीज है 60 में बेचा, तो डिस्काउंट वैसे 4 लाख का है। अब 50,000 की लिमिट रहती थी ना, तो पूरा का पूरा 4 लाख गरीब के हाथ में टैक्सेबल हो जाता। ये क्या बोल रहा है, जो बेचने वाला है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए 50C बोलेगा कि भैया ये एक्चुअल सेल कंसिडरेशन के 110% के अंदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो हम एक्चुअल सेल कंसिडरेशन को ही नेट सेल कंसिडरेशन मानेंगे, बराबर है, बराबर ना। तो ये आदमी रोने लग जाएगा ना, ये बोलेगा ओ भाई तुमने उसको दे दिया 10% का मार्जिन, मेरे को सिर्फ 50,000 का मार्जिन दिए, उसके वजह से मेरे को 4 लाख रुपए पे टैक्स लग गया जबरदस्ती का। तो उसके लिए यहां पे पॉइंट डाले हुआ है 50,000 और 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, विच एवर इज हाइयर। तो डिस्काउंट आपका ये दोनों में से हाइयर होना चाहिए। तो अपने केस में कितना है एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, ए है 50,000 और बी है 6 लाख, तो ये हाइयर है। अब अगर डिस्काउंट 6 लाख से ऊपर रहा ना तभी टैक्सेबल रहेगा, अपने केस में 4 लाख है, देयरफॉर नो टैक्स, ये केस में टैक्स नहीं लगेगा। समझ आया। तो ये है अपना कंसेशनल में, इफ डिस्काउंट इज ग्रेटर देन हाइयर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन डिस्काउंट इज टैक्सेबल। अगला पॉइंट ये बोल रहा है सिर्फ अगर कैपिटल एसेट रहा तो ही टैक्सेबल रहेगा, और नीचे नोट दिया है कि भैया वर्चुअल डिजिटल एसेट है वो भी अगर आपको मिलते हैं ना तो वो भी रेसिपिएंट के हाथों में टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी ये जो गिफ्ट है ये टैक्सेबल नहीं रहते, चाहे कितना भी पैसा मिले, जैसे आपको अगर रिलेटिव से मिला है आपके तो ये टैक्सेबल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपको शादी पे मिला है, रिलेटिव से कभी भी मिलो टैक्सेबल नहीं रहेगा, रिलेटिव से कभी भी मिलो टैक्सेबल नहीं रहेगा, रिलेटिव से कभी भी मिलो टैक्सेबल नहीं रहेगा। शादी पे किसी से भी मिलो, आपकी शादी है, हैप्पी एनिवर्सरी नहीं हैप्पी मैरिज है आपका, ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहा था मैं, आपकी शादी है, कोई भी गिफ्ट दो, अहरा गहरा नत्थु खैरा कोई भी दो, रिश्तेदार देने की जरूरत नहीं है, शादी पे कोई भी दो नॉट टैक्सेबल, रिलेटिव्स कभी भी दो नॉट टैक्सेबल। कोई आदमी मर रहा है, डेथ बेड पे है, उसने आपको दे दिया 2 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, किसी के विल में या इनहेरिटेंस में आपको कुछ मिल गया नॉट टैक्सेबल। लोकल अथॉरिटी से आपको कुछ मिल गया, इस पे क्वेश्चन आता है कि लोकल अथॉरिटी आप स्कॉलरशिप आपको मिली है, आपको घोड़ा दे दिया लोकल अथॉरिटी ने, मतलब अवार्ड, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला है नॉट टैक्सेबल, रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला है नॉट टैक्सेबल, अनरजिस्टर्ड से मिला टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसमें पर 50,000 की लिमिट उसमें भी आएंगी। ट्रस्ट से मिला है इंडिविजुअल को तो भी टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, और ये जो ट्रस्ट है ये इंडिविजुअल के रिलेटिव्स के बेनिफिट के लिए बनाई हुई है।
ठीक है। गिफ्ट रिसीव ट्रस्ट को मिला है इंडिविजुअल से, मतलब क्या है, मैंने अपने बीवी के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाई, उस ट्रस्ट में 1 करोड़ का एक प्लॉट ट्रांसफर कर दिया। मैं बोला ये प्लॉट को अभी रेंट पे दे दो, या एक बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी, क्योंकि बीवी को डायरेक्ट ट्रांसफर करूंगा तो क्लबिंग हो जाएगी मेरे हाथों में इनकम। मैं 27 सेक्शन 27 के हिसाब से डीम्ड ओनर, तो मैंने ट्रस्ट को दे दिया, ठीक है, अपने बीवी के बेनिफिट के लिए, तो मेरे हाथ में टैक्सेबल, सॉरी ट्रस्ट को टैक्सेबल नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद कोविड-19 के जो खर्चे हैं उसके लिए आपको अगर लोग पैसे दे रहे, कोविड-19 जब आया था तब दिया था आपको या आपके फैमिली मेंबर के खर्चों के लिए, तो भी नहीं मिलेगा। आप चले गए, आपके फैमिली मेंबर को काय की वजह से चले गए, कोविड की वजह से, और आपके फैमिली मेंबर को आपके एम्प्लॉयर से पैसा मिल रहा है, आपकी कंपनी पैसा दे रही है विदाउट इमीडिएट, कितना भी दे दे, नॉट टैक्सेबल आपके फैमिली को, उसके लिए आपको कोविड में मरना चाहिए था, आप बच गए, ठीक है। या किसी और पर्सन से, एम्प्लॉयर के अलावा किसी और पर्सन से मिला 10 लाख रुपए तक मरने के साल भर के अंदर, तो एग्जाम्प्ट है, मतलब आप नहीं मरे, आप तो जिंदा हो तभी तो देख रहे हो। कोविड गया, अब कोविड में कोई बंदा मिला मर गया, तो उसके मरने के 1 साल के अंदर अगर उसके फैमिली को उसके एम्प्लॉयर से, कंपनी से जहां वो काम करता था पैसा मिला, पूरा का पूरा माफ, पूरा का पूरा माफ, गिफ्ट है पूरा का पूरा माफ विदाउट एनी लिमिट। और अगर किसी बाहर वाले ने दिया तो 10 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है, ठीक है, ओके। रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन आता है सर? स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, मेरी भाई बहन, मेरी बीवी, ठीक है। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की स्पाउस के भाई बहन, मतलब मेरा साला साली, या लिख लो भाई बहन बीवी मेरा साला साली, ये सेम जनरेशन है, मेरे भाई बहन या मेरी बीवी के भाई बहन, ठीक है, मेरी भाई बहन या मेरी बीवी के भाई बहन, मेरी बीवी ऑब्वियसली रिलेटिव है। ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, मैं हूं, ठीक है, मैं हूं, तो मेरे पेरेंट्स मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा के भाई बहन, मतलब मासी और मामा, एंड मम्मी के भाई बहन को मासी मामा कहते हैं, और पापा के भाई बहन को बुआ और चाचा बड़े पप्पा, इनसे मिला तो भी माफ। और इनके स्पाउसेस भी आ गए, मतलब मामा की बीवी मामी, मासी के पति मासा, वो भी रिश्तेदार है, चाचा की चाची, बड़े पप्पा की बड़ी मम्मी, बुआ के फूफा, ये सब रिलेटिव है, ठीक है। लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल, मेरे ऊपर की पीढ़ी मेरे नीचे की पीढ़ी। लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब मेरे बीवी के ऊपर की पीढ़ी और नीचे की पीढ़ी। अब देखो नीचे की पीढ़ी सेम रहेंगी, मतलब उसके जो बच्चे रहेंगे वो मेरे ही बच्चे रहेंगे ना, हाँ, बट ऊपर की पीढ़ी अलग रहेगी, मतलब मेरे ऊपर कौन आते, पापा, उनके पापा, दादा, बराबर। वैसे ही मेरे बीवी के ऊपर कौन आता, ससुर जी, दादी ससुर, पड़दादी ससुर, और पड़ दादी ससुर, बराबर। मतलब मेरी बीवी के पप्पा, उनके पप्पा, दादा और परदादा, ये सारे आएंगे, ठीक है। याद रखना, बुआ का भाई जो आपके कजिन्स है ये रिश्तेदारों में नहीं आते, चाचा चाची के लड़के नहीं आते रिश्तेदारों में, आपके कजिन भाई रिश्तेदारों में नहीं आते, ठीक है, हाँ। ये इंडिविजुअल के लिए। अगर एचयूएफ रही तो, एचयूएफ को मिला तो गिफ्ट, तो एचयूएफ के सारे मेंबर्स उसके रिलेटिव्स होते हैं, डन है, हाँ, ये रिश्तेदार है। मेरे लिए कौन रिश्तेदार है, मेरे भाई बहन, मेरी बीवी, मेरा साला साली, ठीक है, मेरे पापा के भाई बहन, मेरी मम्मी के भाई बहन, मेरे ऊपर की जनरेशन, मेरे नीचे की जनरेशन, मेरी बीवी के ऊपर की, मेरी बीवी के नीचे की, खत्म, ठीक है। ये कंपलसरी इक्वेशन अपन कर चुके। हाँ, ये अगला एक पॉइंट, इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम पे इशू करे किसने, क्लोजली हेल्ड कंपनी ने, रेसिडेंट को। अगर रेसिडेंट को क्लोजली हेल्ड कंपनी प्रीमियम पे इशू करती है तो सेक्शन 56(2)(7)(b एप्लीकेबल होता है। प्रीमियम पे इशू करना चाहिए, प्रीमियम पे इशू करा, प्रीमियम पे इशू करा तो ही एप्लीकेबल है। ये सेक्शन एप्लीकेबल कब है, जब प्रीमियम पे इशू कर रहा है, और अगर प्रीमियम पे इशू कर रहा है तो सेक्शन एप्लीकेबल है, और अगर सेक्शन एप्लीकेबल होता है तो टैक्सेबल अमाउंट होता है किसके हाथ में, क्लोजली हेल्ड कंपनी के हाथ में। मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर किसी रेसिडेंट को, सुन लो,
एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, इसने किसी रेसिडेंट को शेयर्स प्रीमियम पे इशू करे। अगर प्रीमियम पे इशू करा तो सेक्शन 56(7)(b एप्लीकेबल है। ठीक है, अरे यार छोड़ो, 56(7)(b एप्लीकेबल है। ठीक है, देखो यार तुम्हारे बिना है ना मन नहीं लगता, बोर हो रहा है, मतलब रिकॉर्डेड इतना जान पे आता मेरे को कभी कभी। खैर ठीक है, 56(2)(b प्रीमियम पे रहा तो सेक्शन एप्लीकेबल है, कोई वावा करने वाला नहीं होता है ना, इसलिए सेक्शन कब एप्लीकेबल है, जब प्रीमियम पे इशू करा। और टैक्सेबिलिटी कितनी रहेगी, पहली बात तो टैक्सेबल होता किसको है, क्लोजली हेल्ड कंपनी होता है, रेसिडेंट को नहीं, क्लोजली हेल्ड कंपनी हो। कितना टैक्सेबल है, जितना महंगे में बेचा, जितना महंगे में बेचा, मतलब सिंपल, इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। हाँ, इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, समझे क्या। अब देखो क्या हो गया, इशू प्राइस है, फेयर मार्केट वैल्यू है, और यहां रहेंगी फेस वैल्यू, यहां रहेंगी फेस वैल्यू। 100 रुपए के शेयर 102 में इशू करे, मतलब प्रीमियम पे इशू करा। हाँ, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 100 रुपए ही है, चलो 101 रुपए है। पहले चेक करो सेक्शन एप्लीकेबल है क्या, इशूड एट प्रीमियम, हाँ तो सेक्शन एप्लीकेबल है। अब टैक्सेबल अमाउंट कितना लगेगा, 1 रुपया। 101 की चीज 102 में दिया, 1 रुपया महंगे में दिया, तो 1 रुपया टैक्सेबल। दूसरा केस, 100 रुपए में फेस वैल्यू है, इशू करा है 110 पे, और फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, 115। अब आपने इशू तो प्रीमियम पे कर दिया, मतलब सेक्शन 56(2)(7) भी एप्लीकेबल है, पर क्या महंगे में किया। अब 115 की चीज है, 110 में कराए, जीरो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 100 रुपए की चीज है, आपने इशू करी है 90 में, पर ये बहुत महंगे में नहीं करी है, इसका फेयर मार्केट वैल्यू 50 का ही है। बताओ कमेंट करके, टैक्स लगेगा क्या। सर 50 रुपए की चीज 90 में इशू करी है, 40 रुपए टैक्सेबल है। नहीं भाई, टैक्सेबिलिटी बाद में देखेंगे, पहले ये चेक करेंगे ना सेक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सेक्शन ही नहीं लग रहा है, सेक्शन कब लगता, जब इशू करते प्रीमियम पे, नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि प्रीमियम पे इशू नहीं कर रखा है। ये मैंने कॉन्सेप्ट बुक में दे रखा है, इसके 5-6 केसेस आप चेक कर लेना एक बार। डन है, ठीक है। इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब सिंपल, कितना टैक्सेबल है, जितना महंगे में इशू हो रहा है। ठीक है, परमिसिबल डिडक्शन, कौन से डिडक्शन मिलते हैं। पहले क्या हुआ करता, डिविडेंड टैक्सेबल नहीं था। डिविडेंड अगर टैक्सेबल नहीं था, तो डिविडेंड को अर्न करने के लिए जो भी इनकम थी, वो सेक्शन 14 के हिसाब से डिडक्टिबल नहीं थी। अरे एनी एक्सपेंडिचर अर्नड, सॉरी, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न एग्जम्प्ट इनकम इज नॉट डिडक्टिबल। एग्जम्प्ट इनकम को अर्न करने के लिए आप कोई भी खर्चा करते हो, तो जब आपकी इनकम ही टैक्सेबल नहीं है, तो आपको खर्चे का डिडक्शन कैसे देंगे भाई। जब आपकी इनकम ही टैक्सेबल नहीं है, आपको खर्चे का डिडक्शन देंगे तो देंगे कैसे। तो बेसिकली आपकी इनकम टैक्सेबल होना, तब जाके आपके खर्चे का, वो इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा आपने करा है उसका डिडक्शन मिलता। अब अगर आपकी इनकम, जैसे पहले डिविडेंड टैक्सेबल नहीं था शेयर होल्डर को, तो डिविडेंड से रिलेटेड जो खर्चे हैं उसका आपको डिडक्शन भी नहीं मिलता था। अब आप बोलोगे सर डिविडेंड अर्न करने के लिए क्या खर्चे लगते हैं, तो भाई समझो, अब मेरे को लग रहा है कि कोई शेयर्स है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे एमसीक्यू बनते हैं तगड़े वाले। ठीक है, मेरे को लग रहा है किसी कंपनी, कोई एक कंपनी है, मेरे को पता चला कि ये कंपनी 20% का डिविडेंड देती है। कितने का, 20% का। मैंने कहा मार्केट से मेरे को 12% पे लोन मिल जाता है, मैं कंगालू, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो फिर आपका खर्चा ही नहीं हुआ, आपने अपने जेब से पैसे लगाए, उस पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो आपके हाथ में टैक्सेबल है, कोई खर्चा हुआ ही नहीं है। बट मेरे जैसा कोई कंगाल आदमी है, मेरे को पता चला 20% का डिविडेंड मिल रहा है, पैसा है नहीं पर दिमाग तो है, तो मैंने क्या करा, 12% से लोन लिया
और 20% वो कंपनी के शेयर्स में डाला, 20% का डिविडेंड आया, अब ये टैक्सेबल है मेरे हाथ में। तो ये जो डिविडेंड अर्न कर रहा हूं, इसके लिए मेरे को ये जो शेयर्स है, सॉरी ये जो लोन है, उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। तो ये लोन क्यों लिया था? शेयर्स खरीदने के लिए। तो शेयर से जो इनकम आ रही है उसका ही तो ये इंटरेस्ट का खर्चा है ना। हाँ, तो ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज शेयर्स। कितना डिडक्शन मिलेगा? एक तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, या 20% ऑफ ग्रॉस डिडक्शन, विच एवर इज लोअर। मतलब 20% से ज्यादा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको डिविडेंड मिला है 2 लाख का, ये जिन शेयर्स पे मिला है उसके लिए आपने लोन लिया था, और वो लोन पे का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट है 50,000 का। वो इंटरेस्ट कितना है? 50,000। अब आप क्या बोल रहे हो, ये 2 लाख का डिविडेंड मेरी टैक्सेबल इनकम है, उसमें से 50,000 का मेरे को डिडक्शन दे दो। बोले नहीं मिलता, 50,000 का नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? इस डिविडेंड का 20%। मतलब ये जो लोन है 50,000, उसमें से सिर्फ आपको ए इंटरेस्ट कितना है 50,000, या बी ग्रॉस डिविडेंड इंटू 20%, दैट इज 40,000। इसमें से जो लोअर है 40,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। तो 2 लाख में से सिर्फ और सिर्फ आपको 40,000 का डिडक्शन मिलेगा। यहीं पे अगर इंटरेस्ट 30,000 होता तो वो 20% के अंदर है, तो 30,000 का डिडक्शन मिलता। समझे? yes. और सेम चीज, ये जो डिविडेंड वाली बात है, सेम टू सेम चीज म्यूचुअल फंड के रिस्पेक्ट में भी एप्लीकेबल है। पहले म्यूचुअल फंड भी एग्जाम्प्ट हुआ करता था सेक्शन 1035 में, अब वो भी टैक्सेबल हो गया। तो अब अगर म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए आपने लोन ले रखा है, तो उस पे भी आपको 20% का डिडक्शन मिलता है मैक्स। इंटरेस्ट पेड और 20% ऑफ डिविडेंड और इनकम रिसीव्ड, विच एवर इज लोअर। ठीक है? डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है किसी शेयर्स पे या डिबेंचर्स पे, उसके लिए आपने जो कमीशन पे कर रखा है, बैंक को कमीशन पे कर रहे हो, कलेक्शन चार्जेस पे कर रहे हो, ठीक है, तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है। फैमिली पेंशन बता रखा है मैंने 15%, सॉरी 15,000 और 1/3, 33.33%, 15,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और ये दोनों स्कीम में मिलता है, ओल्ड न्यू दोनों में। सर ये ऐसा क्यों लिखा है? बाकी ओल्ड न्यू में नहीं मिलते क्या? बाकी तो मिलते ही है, बट फैमिली पेंशन पहले पिछले साल तक सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलता था, न्यू में नहीं मिलता था। अब न्यू में भी मिलने लग गया है, इसलिए वहां पे लिख दिया है। ठीक है? वही एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉयर ड्यू डेट के पहले डाल देता है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। पहले ये एम्प्लॉयर की इनकम मानी गई थी। ठीक है? प्लांट एंड मशीनरी जो लेट आउट कर रहे हो आप, उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उसका डिडक्शन मिलेगा। करंट रिपेयर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अगर प्लांट एंड मशीनरी पीजीबीपी में है तो उसका जो रिपेयर्स है, उसका जो इंश्योरेंस है वो 31 में डिडक्टिबल है। उसका जो रेंट है वो 37 में डिडक्टिबल है, बराबर है। बट वहीं पे अगर रिपेयर और इंश्योरेंस आईएफओएस में टैक्सेबल है, पीजीबी में रहा तो 31 में डिडक्टिबल है। आईएफओएस में अगर इनकम टैक्सेबल है तो 57 में डिडक्टिबल है। नॉर्मल डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का किस्सा मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मेरा बिजनेस है तो पीजीबी में टैक्सेबल है, डेप्रीसिएशन 32 में मिलेगा। अगर मेरा बिजनेस नहीं है और इनकम हो रही है तो आईएफओएस में टैक्सेबल है। और डिडक्शन कहाँ मिलेगा? सेक्शन 57 के हिसाब से। सेक्शन 57 ही याद रखना काफी है, बाकी खास जरूरत नहीं है। प्लस जो अपन ने पीजीबीपी में डिडक्शंस देखे थे ना, सॉरी डिसअलाउंसेस, वो सेम टू सेम डिसअलाउंसेस आईएफओएस में भी है। जैसे पीजीबीपी में अपन ने देखा था पर्सनल एक्सपेंडिचर्स का डिडक्शन नहीं मिलता, यहां पे भी नहीं मिलता। 40A2 देखा था अपन ने, एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव, यहां पे भी उसका डिडक्शन नहीं मिलता। कैश पेमेंट 10,000 के ऊपर है, सेम एज 40A3, यहां पे भी उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिस अलाउंसेस स्टडीड इन पीजीबीपी फॉर टीडीएस डिफॉल्ट, याद है आपको सेक्शन 40A1, 40A1A, 40A1 किसके लिए था? नॉन रेसिडेंट के लिए, 100% डिसअलाउड। 40A1A था रेसिडेंट के लिए, कितना? 30% डिसअलाउड। सेम टू सेम अगर आईएफओएस में भी है तो सेम टू सेम वो भी डिसअलाउड रहेगा, सेम जैसा पीजीबीपी था वैसा, सेम जैसा पीजीबीपी था वैसा। ठीक है? यहां पे
IFOS मेरे एंड पे खत्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त भाइयों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, सी यू टुमारो। ठीक है।